So very good morning to everybody. We are starting with the revision of FM, right? So what we'll do today is basically start with the revision. Okay. What are the topics and the dates and topics to be covered, right? You can also write it down somewhere. Date today is 26/02/2026, right? We are going to cover investment appraisal today, right? Plus FM functions, plus FM environment, plus FM markets. That means all small chapters plus or your theory chapters, important theory chapters, plus what? Tell me. Your investment appraisal, right? Today that will be done. Tomorrow, 27/02/2026, we will be having risk management, basically Forex risk management, right? Then we'll be having interest rate risk management. We'll be especially doing options wala part here. Options, I think everybody has some or the other problem in options, right? Then we'll be doing business valuation and some part of all these three we are going to revise in detail, right? Then we are going to, is it okay if we had said instead of Saturday, Friday evening, if we do one practice class for these three topics, because 100% 20 mark is going to come from here. So what I'll do is 27 को morning slot we'll keep this, that is your 9:30 a.m. to 12 wala part, right? And then 27 ko in the evening, right, we'll put some evening का time we'll decide, right, from 7 p.m. या ऐसा कुछ तो 7 p.m. to 10 या 9:30 तक, right? उसमें we'll do what, all this का practice. I want to take certain section B question, शायद वही आ जाए एग्जाम में, right? ओके, प्लस इसके थियोरी एमसीक्यूज भी थोड़े ट्रिकी है, राइट? दैट विल आल्सो बी टेकन केयर ऑफ, राइट? एंड देन लास्ट मंडे को 28, देन फर्स्ट, उसके बाद सेकंड को, बराबर है ना? सेकंड को ही बोला है ना तुमको, 2 मार्च, बराबर है ना? शेड्यूल में वही था ना रे, सेकंड ही है ना? 2 मार्च को ही मॉर्निंग में रहेगा, राइट? वील हैव व्हाट, क्या बच जाता है फिर? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट प्लस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है ना? कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया, सोर्सेज ऑफ कैपिटल हो गया, राइट? डिविडेंड पॉलिसी हो गया, राइट? एंड कुछ थोड़ा सा रेशियो एनालिसिस वाला पार्ट है, अगर कुछ एक आध दो रेशियो बच गए होंगे तो वो ले लेंगे, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है? ओके है, एवरीबडी हैव अ लुक. आर यू ओके विद द व्हाट, ओवरऑल पोर्शन रिवीजन? कोई टेंशन बोलो, किसी को टेंशन है? लिख लो, ऐसे ही होगा जो होगा. हाँ, ये टाइमिंग खाली मैं आपको थोड़ा कंफर्म करके बताऊंगा, ठीक है? या 4 बजे लेना है या 7 बजे लेना है, दीज टू टाइमिंग्स आर ओपन, राइट, मेरे इसमें. तो अकॉर्डिंगली वील डू व्हाट, टेक केयर ऑफ दैट, राइट? चले फिर, कोई टेंशन? चलो. हाँ, मंडे को शायद तुम्हारा ना ये टाइमिंग शिफ्ट होगा, मॉर्निंग का नहीं होगा, आफ्टरनून में होगा. आई लेट यू नो, ये टाइमिंग भी मेरे को आपको कल तक कंफर्म कर दूंगा. वैसे 9:30 लिखा है, बट समथिंग हैज कम अप उधर, कुछ दूसरे स्लॉट में कुछ है, तो टाइमिंग टू बी अनाउंस्ड, राइट? देख लो. ओके, आर यू ओके विद द स्केड्यूल? देख लो भाई. ओके है तो फिर मैं आई कैन स्टार्ट विद द रिवीजन. चलो, चलो फटाफट फटाफट चलो. सबसे पहले एफएम फंक्शन से शुरू करते हैं, आ जाओ. नाउ ईयर, अभी आपके कोई डाउट्स होंगे? फर्स्ट लेट मी कंप्लीट एवरीथिंग, राइट? फर्स्ट विल गो थ्रू एफएम फंक्शंस, राइट? ओके है, राइट?
तो सबसे पहले मेरे को एफएम फंक्शन निपटाने दो, लेट मी रिवाइज एवरीथिंग, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पूरा कर लेने दो। मेरे हिसाब से इट विल टेक अराउंड 1 आवर, 1 आवर 20-30 मिनट्स टॉप्स, 1-1.5 आवर में पूरा एफएम फंक्शन। इधर नीचे आई थिंक वी हैव द नोट्स फॉर एफएम, क्या है तुम्हारा, कह रहे बाबा एफएम एनवायरनमेंट और एफएम मार्केट अलग से, वो मैं करवा दूंगा। बट पहले एफएम फंक्शन और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मेरे को 1-1.5 आवर लगेगा, राइट। आई विल गो थ्रू ईच एंड एवरी टॉपिक दैट इज देयर, राइट। यू जस्ट हैव टू लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग, राइट। नाउ सी, एक्सपेक्टेशन क्या है इस क्लास से? ऐसा कोई है हु इज डूइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट? A lot of you are new to the class, right? I don't know whether you know it or not, ठीक है। अब मेरा आपको बोलना है कि आप शांति से क्या करो, बराबर है, शांति से आराम से बैठो, राइट। यू हैव स्टडीड एफएम, आई होप एवरीबॉडी हैज स्टडीड। आई सी शाइना अयर, आशना, आशना ने भी पढ़ा होगा, सौम्या अयर, ज्योत्सना अयर पढ़ के हो गया, अभी केयर, राइट। इफ यू हैव स्टडीड, दिशा अयर, राइट, आई नो माई स्टूडेंट्स दे हैव स्टडीड, राइट। आंगनप्रीत है, राइट, या आयुषी है, किमया है, मेरे स्टूडेंट्स हु हैव स्टडीड, राइट। तो उन लोगों के लिए, राइट, आई नो दे हैव स्टडीड, आई नो दे हैव रिटन पेपर्स, ये सब हो चुका है, करेक्ट। बट इफ यू हैव नॉट स्टडीड तो ये तुम्हारे कुछ ज्यादा काम का आने वाला है नहीं। इफ यू हैव स्टडीड फुल्ली A to Z, राइट, तो ये रिवीजन तुम्हारे काम आने वाला है। हाँ, भेज दूंगा, ठीक है। इसका लिंक भेज दूंगा, वन नोट में है, यू कैन हैव अ व्यू एट इट, ठीक है। चल, ओके है क्या? हाँ, रुक जाओ, वो भी आपको अभी बिफोर हैंड ही भेज देता, आप भी ओपन करके बैठ सकते हो, यानी आपको ऐसा ना हो कि क्या चल रहा है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। एक ही सेकंड, व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ नोट्स, ओपनिंग अप व्हाट्सएप। So quickly, let me tell you what is the purpose of this revision. ये revision, once this revision is done, what should you do? Is your question students ask, right? Sir, इसके बाद क्या करना चाहिए? Should we what revise everything again? No. Logically, you have to whatever I'm saying, right? Try to absorb it as much as possible, right? And then quickly go and solve all the questions, right? Today let's say you're done by 11:30 तक ही हो जाएगा, मेरा जितना कैलकुलेशन है 11:30 quarter 12। once you are done you should solve all the MCQs that are there of investment appraisal, FM function, FM क्या है, अलग अलग जो क्वेश्चंस है, राइट, तीनों चारों टॉपिक्स विच आई एम ट्राइंग टू कवर टुडे, उन सारों के क्वेश्चंस, मेड भी सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, you should solve all the questions that are there of section A, section B, section C, that are there of investment appraisal, FM function, FM environment, FM markets. Then only this revision makes a lot of sense. See, if I would have been on your place, what I would do, सैटरडे संडे ऑफ है, आज का कल का रिवीजन पूरा जो है सैटरडे संडे में आई विल फुल्ली डू व्हाट, फुल्ली रिवाइज इट A to Z and solve all the question over Saturday Sunday of risk management, investment appraisal and everything.
आज से ही शुरू करूंगा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, राइट, एफएम फंक्शंस. आई डोंट नो वेदर यू हैव डन what theory chapters pe have you put a lot of focus on, right? So that focus is very important. Without that, things will be very tough, right? FM function, FM environment, FM market nahi aata hai, or if you don't understand, it is very difficult to pass the exam, right? One MCQ from each chapter, 2 or 3 MCQs theory वाले chapters में से निकल के आते ही है, right? चल, so let's quickly go to FM functions, right? What is the basic definition of FM, right? Definition of FM has three things: efficient acquisition, efficient allocation of financial resources, which helps company fulfill what objectives of a company, right? Then you have what three decisions of a financial manager. Financing decision basically relates to what, from where are you going to bring the finance, right? Whether it is going to be equity debt, whether it is going to be long term or short term. Investment decision: how much will you invest in non-current asset and current asset, how much investment, where to invest, right, in short term or long term assets, and whether for short term or long term assets, or whether non current or current assets. Then last, dividend: you have earned profit, how much dividend will you pay to your equity shareholder, how much will be retained earnings. All these questions will be asked for a decision to a manager. Objectives of financial management, right? There are two types of objective. One is primary objective, one is secondary objective. Primary objective is shareholder wealth maximization. Secondary objective could be profit maximization, EPS growth, market share increase, geographical growth, customer satisfaction, social responsibility, and sales or revenue maximization. In this, an MCQ is asked which of these are financial objectives. So your shareholder wealth maximization, profit maximization, EPS growth. Wherever you do some calculation, right? Shareholders wealth maximization, you can calculate $10 का share now $15, right? Profit maximization 10 million, 15 million. EPS was $1, now it is $1.2. All are financial objectives. But market share increase, geographical growth, customer satisfaction, social responsibility, sales or revenue maximization is financial. Social responsibility, these four basically: market share, geographical, customer, and social, right, are what? Non-financial objectives. One MCQ has come up in exam which asks for what? Whether it is a financial objective or a non-financial objective. Then there is a question of stakeholders. Stakeholders are parties who get affected by any decision taken. So let's say tomorrow Mahindra has 1000 units that it is making as a company, right? And it decides that now only 200 units will be made. So the production process has to be slowed down, right? In this case, this decision will affect a lot of employees. Most affecting it will be to the internal stakeholders. Internal stakeholders are director employees, right? Then there are connected stakeholders who are at the second layer, right, and get second layer ka what basically effect, right? So your shareholder, debt holder, bank loan, supplier, yani bank loan holders that are there, then your suppliers, customers, competitors, all will be affected. Second layer of effect of the second layer will be on these stakeholders. These are called as connected stakeholders. Then there is an external stakeholder. External stakeholder are pressure groups, government, lawmakers, society at large. Generally, if only, see, I am telling you three types, but if only it is internal, external, then connected go into the external part, right? Then all shareholders are what? Stakeholders in a company, but all stakeholders are not shareholders. Shareholders are just one stakeholder of the company. Now you must have seen old books. If you see, there was a question. There was a question that was asked: there is a stakeholder conflict between, or a conflict between stakeholders. Old books has this question: there is a conflict between stakeholders. क्या होता है conflict between stakeholders? Conflict between stakeholders is what? One stakeholder being happy, other stakeholder not being happy. Now see, you move from manual system to automatic system. What happens? Your shareholders are happy because they are going to save a lot of expenses, because manual may you have to pay a lot of employees. 700 employees are fired. Employees will be the stakeholder which will not be very happy because 700 employees are what? Fired. Shareholders will be very happy. Why? Because they are getting more profits. More profit means more shareholder wealth, right? Then I don't know whether you have done this, but we have done what is EPS ka formula. So this is your basic profit format that is there. Then you have your PBIT, we call it PBIT. From that you deduct interest. Then you have the PBT or EBT. From that you deduct tax at whatever rate. Then there is something called as profit after tax, correct? Then you have the earnings attributable after dividend to preference shareholder. You have earning attributable to equity shareholder, right? Then you deduct everything and you will get E, or
You will get what? Retained earnings after paying equity dividend. EPS, if you have to calculate, it is EAESH divided by the number of shares, right? If there is no preference dividend, then PAT is only equal to EAESH. If there is no interest on that, then PVIT is equal to PVT. You have DPS, that is dividend per share, total dividend paid divided by number of shares, right? That is something that you can look at basic formulas. Then you have a TSR ka formula and TSR ka working. You have TSR का formula is what? Total shareholder return is equal to total dividend received interim plus final plus share price at the end of the year minus share price at the beginning of the year, the whole divided by share price at the beginning of the year, right? These are also called as the difference between share price at the end of the year minus share price at the beginning of the year is also called as chargeable gains on shares. Interim dividend is dividend that is paid between two annual general meetings. Final dividend is paid in the one in the AGM. If these words are used, a lot of times questions are asked. Today, if you have to practice questions, if I had been on your place, if I have to practice question, almost I think I have given a lot of practice questions here below. If you are new to the first time you're attending my class, there are a lot of questions here. You can solve them. Where maybe, share price at the beginning is asked, share price at the end is asked. You have to calculate that. Then coming to the next theory topic of agency theory. Agency theory is basically what? Shareholder appoint directors who work on their behalf, right? And deal with what? Third parties. Third party is liability of action, right? Any action done by the director or agent or manager, who is liable? Shareholder is liable. So this causes agency problems also. This is also called as agency problem. Then there is a concept of goal congruence. See, generally what happens, shareholders are very optimistic and they want very high returns from the company, right? And hence they want directors to take risk, correct? But directors are feared because if they do not do well, see, they cannot be held liable for anything, but they will be fired if something goes wrong, right? And hence they are not ready to take the risk, and hence shareholder want very high return, director are going very slowly, or they are not wanting high returns, they want to go very slowly, and hence their goal is not congruent or in the same line, and hence there is a what? Goal congruence problem, right? And the basic rule of finance is the more the risk, more the reward, less the risk, less the reward. So shareholders want what? So there is a lack of goal congruence between what? Tell me, shareholder and directors. Then TSR का you can have a lot of examples I have taken. वो देख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है. Okay. Then coming to the part of managerial remuneration. Managerial remuneration, उसके अलग से notes ऐड किए ना, ESOP. ESOP के भी notes we have given. पार्ट वन पार्ट टू में था ना रे. हाँ सर. हाँ, उसी में से ओपन किया. पार्ट वन में ही था ना रे ये. पार्ट 1 में ही था. हाँ. गोल कांग्रेस हो गया. मैनेजरियल रेम्यूनरेशन. Now see, there is a small part of managerial remuneration or reward scheme. The biggest problem that the company faces is that manager ka reward is based on what? Basically your target based reward रहता है. Some fixed amount and then getting variable on some target, sale ka target, that target, this target that is there, right? So that should not happen any whichever way. Whenever you are designing a managerial reward scheme, you should clearly define what is the scheme. It should not be easy to manipulate the scheme. It should be easy to monitor or impossible to manipulate and easy to monitor, correct? And you should link reward of what? Managers or directors with the shareholder wealth maximization. Means what? Basically, how much share price is increasing, accordingly you give remuneration to the managers. Then you have what? Generally, managers are thinking every year my salary will go from what? 10 lakh to 12 lakh. Shareholders are thinking, all right, over 5 years, 10 years, this share ka value should go from 100 to 500. So their time horizon of managers and shareholders are different. Manager is thinking yearly, shareholder is thinking long term. So you should match the time horizon of managers and shareholders. Managers should be encouraged to take more risk like shareholder. Right, I told you before also that managers or directors don't take too much risk, but you want them to take risk like shareholder, right? Then you have an ESOP option, right? Executive or employee stock option plans. One way of what? Giving managerial remuneration to the
employees, right? Or managerial remuneration. You could give equity shares, right? You issue to the employee who work in the organization for certain period of time, right? A lock-in period is there. You cannot first day become what? You cannot do ESOP ka what? Shares you cannot apply. Equity shares are issued to employees at a discounted price or discount to the market price of the shares. And employees, right, after applying ESOPs have a certain lock-in period after which they can sell the shares. And employee become part owners of the company. अब इसका advantage disadvantage was also there, right? Advantage is employees become owner of the company. They will have a sense that I am owner of the company. But disadvantage, what is disadvantage? There is no direct relationship. Employee can work 24 hours a day, correct? But there is a lot of problem. Why there is a lot of problem? No direct relationship. They will work 24 hours, but will the 24 hours lead to share price increase 100%? No. The share value may go underwater. A lot of time it happens that once ESOP issue is done, share value may fall and it may not have the same kind of impact that you thought it would have, and lock-in period may not apply, right, to certain directors, and they can simply sell the shares and get a good profit. ESOPs may lead to what? Dilution of control for the company. That shares are given to the employees. Then there is something called as corporate governance. Corporate governance may there are 5 or 6 points that you need to take care of. 50% or more of the board of directors, if you are a listed company, correct? 50% or more of the board of directors should consist of INEDs. Chairman of the meeting and MD of the company should not be the same. Audit and remuneration committee should consist of only INEDs, right? Every director should nominate himself for reappointment within every 3 years, and sitting fees, right, should be paid to the INEDs, but normal salary cannot be paid. MCQs have been asked. I don't know now when you see MCQs are asked on this, right? Then you have the NFPO, right? Not for profit organizations, which has, see, an NFPO can do anything that they want, but there is a value for money concept. The three is or value for money concept. You have economy, efficiency, effectiveness. Economy is getting the best quality inputs, right, at the cheapest option, correct? That is economical inputs. Whenever it talks about inputs, it is economy. Efficiency, work is carried out in a better manner and lesser time efficient process, right? So one doctor can do 20 surgeries, but new doctor come up or 2 3 doctors come up, now they can do 70 80 surgeries together. That is efficiency, correct? In same amount of time more work is done. Efficiency. Effectiveness, whatever objectives of the organization of a not for profit organization, because profit making is not going to be the what objective of that organization. With use of the economic inputs plus efficient process, we can fulfill our objectives effectively, right? 10,000 patients to be served, 5,000 patients to be served, right? Chapter FM environment. Now we'll come to FM environment later on. First, let's complete the main portion. Aajo. Investment appraisal. Main table. What all things do we have in investment appraisal? A very big portion, right? First, we'll do basic investment appraisal. That is your 4 methods of investment appraisal: ROC, payback period, NPV, IRR, right? Then you have annuity and perpetuities, which are asked quite repeatedly in what? Exam. Then you have the theory MCQs that are asked, right? Then full-fledged NPV, that is there, right? Then you have the investment appraisal under uncertainty, where you have sensitivity analysis, simulation, probability analysis, asset replacement decision plus capital rationing that are there, right? You have lease versus buy, you have what? EOQ, EOQ nere, EAC and EAB, right? And then you have capital rationing, right? Then going ahead, you have what? Basic investment appraisal, dekh lo. This we are going to start with. Methods of investment appraisal, have a look. You have methods of investment appraisal and what is going to be used for these things, right? आ जाओ. ठीक है क्या? Sure. ROCE, return on capital employed. ROCE has two types of questions and two types of formula. Correct or not? Have a look. If multiple years are given and if single year is given, correct? If multiple years are given, 2 years you have to compare ROCE, ARR, the basic formula will apply. But the more popular question, type 1 question, is favorite of examiner, right? He will give you what? A machine ka initial investment, scrap value, number of years, and he will give you profit. ROC is the only formula that uses what? Profit, right? Other than that, right, anything if it is there, right, you will consider as what? Tell me. So chalo, one of the question type
these type of question that come up. ROC by initial investment, you have to find the average PBIT. So average PBIT, how do you calculate? Either directly PBIT is given or cash flow is given. If cash flow is given and you have to go to PBIT, how will you go to PBIT? Bolo. We have what? ROC. Adjustment of depreciation. Adjustment of depreciation. If I want to go from cash flow, at times your net operating cash flow is given. From net operating cash flow, if you have to go to PBIT, right? How will you go to PBIT from net operating cash flow? You deduct the depreciation part and you arrive to PBIT. So every year maybe cash flow is given. So what type of question comes up? देखो बाबा, right? So three formulas that you need to understand. At times cash flows are given. Cash flows also what? Net operating cash flows are given, right? You go from net operating cash flow to PBIT, right? And you guys do it by what? Deducting the depreciation. Generally depreciation, nothing said. The basic assumption is you taking SLM basis, right? And finding depreciation every year, correct? Other than that, you have what? Tell me. These are different kinds of cash flow versus profit, how it is done. So whenever I want to go from operating cash flow before tax to your PBIT, I will deduct depreciation. If I have to go from PBIT to operating cash flow before tax, I will add depreciation on the machine. This is how things are worked out. Yes. Then ये आपको क्वेश्चन देखना है तो देख लो. I have taken 2-3 advanced questions, right? You may not see those kind of questions in any book. Then your payback period is what? The time required for the project to get back the initial investment of the project in years, right? It uses net cash flows and not operating or any other cash flows, correct? Then you have your payback period भी ठीक है. Payback period में हाँ एक मिनट, ROC में what things you need to take care of? एक मिनट. हाँ, you should take care that zero profit or loss is also relevant PBIT. Loss होगा तो you have to consider it in negative, right? So average PBIT will divide by number of years. Then type 2 question थोड़ा बात करते हैं. If 2 years का ROC or ARR to be calculated and compared with each other, what will be the capital employed in that case? Because you have what? The formula. ये formula किया था ना अपन ने रे? Type 2. हाँ, this formula. What did we do with this formula? आ जाओ जरा. टाइप 2 क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या था ना रे? हाँ, इट विल बी व्हाट? योर पीबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड. इधर इन्वेस्टमेंट की जगह पे इन्वेस्टमेंट विल बी कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड इज नथिंग बट द लॉन्ग टर्म कैपिटल, दैट इज इक्विटी प्लस डेट ऑफ द और लॉन्ग टर्म डेट ऑफ द कंपनी. ये टाइप 2 का फॉर्मूला है, बराबर है क्या? टाइप 2 में कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आ सकता है वो सब दिया हुआ है मैंने, बराबर है? Capital employed. So your formula is logically what? Your average PBIT or PBIT divided by capital employed if year by year question is asked. उसके बाद payback period तो ठीक है. payback period, हाँ, payback period में if answer is asked in number of months, you should always round up the number of months. क्या करेंगे? Round up the number of years. बराबर है क्या भाई? देख लो, ऑलवेज राउंड अप द नंबर ऑफ मंथ्स. इधर लिखा था रे अपन ने. हाँ, दिस इज बिकॉज यू ऑलवेज राउंड अप द नंबर ऑफ मंथ्स. ठीक है. उसके बाद टाइम वैल्यू ऑफ मनी में फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू. फ्यूचर वैल्यू इज टेकिंग टुडेज वैल्यू टू अ फ्यूचर डेट, एंड present value means what? All the cash flows given in the future you are going to pull and bring it back to zero here, right? And generally we use compounding interest method. Simple interest method is never used in questions at all, right? Then whenever different kind of cash flows are given, right, like this first year cash flow, second year cash flow, third year cash flow, and you have to pull them to zero here. How do you pull them to zero here? You take the interest rate or discounting rate, put up the discounting factors, right, and pull the cash flows and bring back to zero here. Compare it with the initial investment. If let's say your today's inflow, right, or present value of today's inflow is 6427 and 6000 is your outflow, right, that is today's what? Initial investment is 6000, then 4 to 7 is your positive NPV, right, and hence the project will be what? Acceptable. But if the same is what? 7000, correct? 6427 ka present value of the cash flows, future cash flows, and 7000 is your initial investment. In that case, so your net present value ka formula is initial investment in negative plus sum of present value of all future cash flows. Then when we see that if 7000 was the same, you would have negative NPV and you would not accept the project. So here if you see at NPV ka table,
right? If NPV is positive, accept the project. If NPV is negative, reject the project. NPV is positive means what? You have the formula initial investment plus sum of present value of all future cash flows, right? If this is higher and initial investment is lower, right? Tell me whether NPV would be positive or negative. This is higher, sum of present value of future cash flow higher, initial investment lower, क्या होगा? NPV positive, correct? In Positive. this case, Positive. हाँ. Also, if you find पूरा project का IRR is what? The rate of return of a project. IRR, internal rate of return. This also signifies when the NPV is positive. The same logic of what? Cost of capital being what? Lesser than the IRR. See, if my cost is 10% and my return from the project is 12%, will my NPV be positive or negative? Bolo. Bolo. Positive, negative. Cost of capital 10, IRR 12%. New students, bolo. Cost of capital 10%, IRR 12%. NPV positive or negative? Or you cannot make a decision? Bolo, bolo. Can you make a decision or not make a decision? Tell me. Make a decision, not make a decision. Oh, बाबू चलो कोई नया है बता रहा है Positive. आयुषी. सॉरी. पॉजिटिव Sir, नेगेटिव. positive. पॉजिटिव. बढ़िया. If cost of capital is more and IRR is lower, what will happen? NPV negative. 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 Whenever there is a positive NPV, do I say that shareholders wealth is maximized or shareholders wealth is not maximized? बोलो. Shareholders wealth is maximized. देख लो. ओके क्या? Any problem? हाँ sir, whenever NPV is zero, your sum of present value of all future cash flows will be equal to the initial investment at IRR. That means both these amounts. See here, this is sum of present value of all future cash flows. This is initial investment. If I add both of them, I get NPV. But see, if my sum is more and my initial investment is less, NPV positive. If my sum is less, initial investment is more, my NPV will be negative. बराबर है क्या? If my cost of capital is higher, IRR is lower. Sir, why are you telling all this? If you have seen, there are a lot of MCQs, theory-based MCQs on this. Have you seen? Investment appraisal mein a lot of MCQs are of that part, right? Now see, if everything else is same, that is future cash flow, life of project and cost of capital, right? If the discounting rate goes up, that means my cost goes up. Will my NPV go down or NPV go up? NPV goes down. Sir, ऐसा सब कैसे आप पढ़ाते? We have not seen this in any book. Is it there available in Kaplan? These notes. क्या रे आयुषी? बोलो. है क्या कैप्लन में ये नोट्स? यार अदर एवरीवन. If discounting rate or cost of capital goes up, NPV falls. If discounting rate or cost goes down, your discounting rate goes down, NPV goes up, right? If all or any one FCF, that is what free cash flows go up, then NPV goes up. Same, बाकी सब कुछ same. If only cash flows go up, NPV goes up. If any future cash flows goes down, NPV goes down. That means amount, right? And then if everything else remaining same, if initial investment goes up, NPV goes down. Initial investment goes down, NPV goes up. I think we've done a lot of analysis on this, if I'm not wrong, in the class, right? Then you have NPV ka. I've taken a lot of example. If you want, you can try those questions. Then there are what type of cash flows there are there. There is an uneven cash flow. See, in uneven cash flow, I'm very clear. NPV ka formula I have to apply. I have to get sum of all present value of future cash flows added to the initial investment. My work is done. But what if all the cash flows here, future cash flows, are even cash flows, right? There could be two types of even cash flow. One even cash flow is repeated for n number of years, that is called as an annuity cash flow, right? Here you can use the shortcut to find the present value of the sum of present value of all future cash flows, right? Or if so, this cash flow till perpetuity or till infinity, right? Then you will use what? Perpetuity cash flow ka formula. All these formulas also I have given, right? Annuity ka, have a look. You have basic annuity starting from year 1 or end of year 1, correct? Basic annuity mein very simple, right? What you have to do? Your cash flow, even cash flow of year 1, right? Into what? The annuity factor from or for the number of years you have to work out. Then annuity starting later hoga. So then in that case we use a flagging method, generally used in most of the books. बराबर है क्या? Most of the books flagging method use होता है. We use flagging method. ए बाबा, flagging method is my way of saying it.
हाँ, नहीं तो कंफ्यूज हो गए, कोई बुक में फ्लैगिंग मेथड है नहीं, द नेम आई हैव गिवन टू फ्लैगिंग मेथड, बराबर है क्या? सी इफ इट स्टार्ट फ्रॉम थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक द एन्युटी फैक्टर ऑफ लास्ट ईयर माइनस द एन्युटी फैक्टर ऑफ 1 year बिफोर कैश फ्लो स्टार्ट्स, द डिफरेंस बिटवीन दिस मल्टीप्लाई टू द कैश फ्लो दैट इज एट हैंड। इसका फॉर्मूला किधर लिखा है? हाँ, ये रहा। पीवी ऑफ एन्युटी स्टार्टिंग लेटर क्या है? द इवन कैश फ्लो रिपीटिंग फॉर n years multiplied by the annuity factor last year of annuity minus annuity factor discounting percentage 1 year before annuity starts. Then you have something called as annuity starting later. annuity starting later में क्या करते रहे? नहीं, लेटर हो गया, स्टार्टिंग नाउ। तो स्टार्टिंग नाउ में नॉर्मल एन्युटी विल बी टेकन एंड टूडेज वैल्यू एट 0 year का वैल्यू एट व्हाट, मल्टीप्लाइड बाय 1 का फैक्टर विल बी टेकन, राइट? देन यू हैव एन्युटी प्लस व्हाट, एनपीवी। एन्युटी एंड एनपीवी जनरली व्हाट विल हैपन, एन्युटी आईआरआर में एक तो एन्युटी एंड एनपीवी ठीक है, ये कि भाई व्हाट इज द कैश फ्लो टू बी फाउंड आउट, राइट? अभी इसमें कैसा है ना, आई टेल यू, एनपीवी का फॉर्मूला इफ यू नो वेरी नाइसली एंड यू नो एन्युटी वेरी नाइसली, देन यू कैन डू दिस वेरी इजीली, is find the annuity cash flow, find the discounting rate of annuity. Have we done this so many questions in class? बोलो, बोलो भाई, is it Yes. a new concept or just the concept that we have done already? बोलो, it is all NPV we have done. We have done annuity. It is an advanced question. Most of you might have seen this question, that find the annuity cash flow. One of the most difficult questions that are there in your books are on these logics, right? You can have a look once. Then you can say perpetuity, correct? Perpetuity that is there. ये perpetuity का टेबल किधर बनाया रे? We did not make perpetuity का टेबल। बनाया है बेसिक एन्युटी के बाद। बेसिक एन्युटी के बाद है क्या? हाँ, इधर ऊपर है क्या? हाँ, इधर है ना perpetuity। हाँ, what is a perpetuity? Perpetuity is a series of cash flow that is even and is repeated till perpetuity. Here a formula derivation देखो जरा, basic perpetuity का formula क्या है? Starting from first year, even cash flow tending to perpetuity divided by the discounting rate. But कब start होना चाहिए perpetuity? First year से, तब जाके आप ये formula लगा सकते हो। But if it is advanced perpetuity, perpetuity starting later, perpetuity starting now, perpetuity with growth and perpetuity plus IRR, right? तो परपेचुटी स्टार्टिंग लेटर में क्या होगा? यू विल से सर द परपेचुटी स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड ईयर, तो आप पहले इवन कैश फ्लो डिवाइडेड बाय डिस्काउंटिंग रेट करेंगे, दैट इज ब्रॉट 1 year बिफोर, यानी थर्ड से सेकेंड ईयर पे आ जाएगा वो, राइट? एंड फ्रॉम सेकेंड ईयर यू पुट अ डिस्काउंटिंग फैक्टर एंड ब्रिंग इट टू 0 year, दैट इज परपेचुटी स्टार्टिंग लेटर। परपेचुटी स्टार्टिंग नाउ में ये इवन कैश फ्लो डिवाइडेड बाय डिस्काउंटिंग रेट प्लस इवन कैश फ्लो यू विल डू फॉर परपेचुटी स्टार्टिंग नाउ, and then perpetuity with growth is basically what, the even cash flow, right, of the first year divided by your discounting rate minus growth rate. Then perpetuity plus IRR, उसका एक अलग से फॉर्मूला है, उसका पूरा का पूरा एक क्या है, डेरिवेशन भी we have, I think we have derived all the questions also ना अपना, all the what, tell me things also in class ना, आ जाओ जरा, हैव अ लुक। 7420 अगर 0 year से है तो 0 year में 7420 को मैनेज कर सकते क्या? कर सकते। दिस इज हाउ थिंग्स विल वर्क आउट। परपेचुटी स्टार्टिंग लेटर ये भी हो गया, ठीक है। बाबा, हाँ, आई हैव डन टू मेनी क्वेश्चंस, टू मेनी थिंग्स हियर, राइट? इट इज नॉट दैट ऑल दीज थिंग्स, राइट? और if you want you can do, but at this juncture, right, you decide selectively कि कहाँ पे क्या करना चाहिए। I will try my best, मैंने सब कुछ दिया है, I have given everything, everything that can be done in FM, मेरे इसमें सब कुछ है, कुछ भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि कवर्ड नहीं है। सो यू माइट फाइंड दिस टू ओवरवेलमिंग, बहुत सारे पेजेस है, बहुत सारी चीजें है, राइट? आईआरआर का फॉर्मूला ऑल्सो वी हैव डिराइव्ड, हाउ आईआरआर फॉर्मूला कम्स अप, करेक्ट? आपके लिए वो सब जरूरी नहीं है, या आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जाओगे तो केई का फॉर्मूला वी हैव डिराइव्ड, केडी का फॉर्मूला वी हैव डिराइव्ड, क्या रे, अपन ने किया ना, सारे फॉर्मूला डिराइव किया ना क्लास में। हाँ, यू मे फाइंड इट अननेसेसरी एट दिस जंक्शन, हाँ, बट अगर आपका ऐसा होता है पेपर सही नहीं गया सर, लफड़ा हो गया, एंड यू वांट टू डू द होल पार्ट, तो प्लीज कम टू अस, ऐसा है वो, राइट? मेरा तो ये है कि आप अभी के लिए, मेरा ऐसा मानना है कि प्लीज 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 आप अभी कुछ नया चालू ना करें, जो आपने किया उसको वापस वापस रिवाइज करें। हाँ, आपको लगता है कुछ पार्ट
कि आपके इसमें अच्छे से दिया नहीं है, मेरे यहाँ से देख के आपका हो सकता है, तो वो कर लेना, ठीक है। फिर एक एनपीवी आईआरआर एंड में लिया, एनपीवी और एन्युटी प्लस आईआरआर बाहर लिया, क्योंकि आईआरआर ही पढ़ा है नहीं अब तक। सो आईआरआर में यू हैव टू वेज ऑफ फाइंडिंग आईआरआर, राइट। वन इज द स्प्रेडशीट मेथड in which you can use is equal to IRR and give the reference of undiscounted cash flow from 0 year to end of project. This is called as an appropriate answer, right? Because it gives you answer very close to the real answer. It is not a accurate answer. Interpolation method or the pen and paper method, उसका formula किधर इधर रहेगा, right? So somewhere the derivation of the formula is this. IRR is what? Tell me. IRR का derivation है is equal to lower rate plus the bracket open NPV at lower rate divided by NPV lower minus NPV higher into higher rate minus lower rate. Generally it is said that the lower rate पे NPV positive होना चाहिए, higher rate पे NPV negative होना चाहिए. So then that interpolation method will give you a correct answer. Have you done all these formulas? New people किया है ना भाई? You know how to apply the IRR का formula on spreadsheet? आता है ना भाई? Yes, बोलो. yes, yes. आईआरआर कैश फ्लोज गिवन, देखो जरा आईआरआर ऑफ द प्रोजेक्ट. अब जैसे अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया सेक्शन ए या बी का, राइट, वेयर ओनली कैश फ्लोज गिवन एंड यू आर टोल्ड टू कैलकुलेट आईआरआर ऑफ द प्रोजेक्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट पेपर पेन मेथड से टू फाइंड आईआरआर ऑफ द प्रोजेक्ट. एक हैक क्या है, यू कुड गो टू द एक्सेल पार्ट 31st 32nd क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन, राइट. Put up is equal to IRR these cash flows and find the IRR, right? This is one way of doing it. Or else you could do what? Start with 10%. If the NPV is positive, go to 15, 20, right? And try select the two rates. Because see, in IRR, first rate can be decided, but second rate has to be assumed. Is what even the IRR का disadvantage tells you. ठीक है. फिर annuity plus IRR देख लो. Annuity plus IRR में what happens? When I put up the formula of IRR is what? For an annuity, basic annuity is what? The annuity factor, how can you find initial investment divided by even cash flow? But that does not end here. It will give you some amount. Then you have to see how many years the cash flow is repeated. वो year में you look for the factor that you have found out and find the percentage of that, and that is your, wherever it is closer to, that is your IRR rate. So we have done 2-3 questions of that also here. Perpetuity plus IRR तो और भी easy है. Formula is what? IRR of basic perpetuity क्या है? E1 cash flow divided by the initial investment. उससे आपको डायरेक्ट IRR of basic perpetuity मिल जाएगा. We have taken certain question. ये बहुत क्वेश्चन किए इधर, एडवांस क्वेश्चन, यू कैन हैव अ लुक एट इट वंस. बराबर है क्या? फिर IRR एनालिसिस, ठीक है. IRR ऑफ अनइवन कैश फ्लो आप इंटरपोलेशन ऑफ स्प्रेडशीट से निकाल सकते हो. IRR ऑफ एन्युटी के लिए फॉर्मूला क्या है भाई? एन्युटी फैक्टर, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय इवन कैश फ्लो एन ईयर्स, राइट. एंड देन एन्युटी टेबल में चूज द क्लोजर आईआरआर परसेंटेज. आईआरआर ऑफ परपेचुटी क्या है? आईआरआर परसेंटेज इवन कैश फ्लो डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट. फिर सब जगह का डिसीजन क्राइटेरिया आरओसी 10 और 15% विच एवर इज हायर लेना पड़ेगा. पे बैक पीरियड में 3 years और 2 years 8 months, 3 year 2 months और 2 year 8 months, विच एवर इज लोअर यू विल टेक. IRR whichever is higher percentage you will take. NPV whichever higher positive NPV you will take. But अगर आपको पूछा that tell us one decision whether project A or project B should be decided, all four are given, correct? Then in that case जहाँ पे भी NPV higher होगा that project will be chosen because NPV is the best method to calculate what or invest or appraise a investment projects. फिर चलो दिस शीट अलोन, ये शीट, ये वाली शीट मैं अभी आपको बोल रहा, थियोरी क्वेश्चन है ये, हैज कम अप सो मेनी टाइम्स, राइट. मेरे हिसाब से इसको मैं बोलता LDR. क्या बोलता? व्हाट डू आई कॉल दिस? LDR. LDR मतलब क्या? लास्ट डे रिवीजन. लिख लो, लास्ट डे रिवीजन. ROC, ये पूरी शीट है, सिर्फ ROC नहीं, ROC, पे बैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू, IRR. टेल मी इफ यू हैव सीन सेक्शन सी क्वेश्चंस, करेक्ट. ऑनेस्टली टेल मी, सेक्शन सी क्वेश्चन देखा है आपने? सेक्शन सी में हाउ मेनी टाइम्स difference between or advantages disadvantages of NPV and IRR is asked. Section A and B question, बोलो भाई, A और B में how many times some advantage or disadvantage of what? ROC or payback period is asked. बोलो. N number of time it is asked. So please take care of this.
ROC का advantage easy to calculate. It considers the full life of the project. Disadvantage में it uses profitability instead of cash flow. There is no time value of money because in ROC you don't consider time value of money. It is easy to manipulate because accounting profit can be manipulated easily, right, and may create problems. It is a relative or a subjective measure, and it is in percentage. It does not tell you actually how much money you receive in your pocket, right? 10 or 15%, whichever is higher. Yeah, management बोलेगा that boss target is 15%, right? If you get 13%, project will be not chosen, right? Payback period has advantage what? Uses cash flow and not profitability. Easy to calculate, right? And early payback period will mean you get your money back before technology is outdated. ये advantage हो गया. Disadvantage क्या है? Does not use time value of money, correct? And doesn't consider whole life of the project as the cash flow after payback are ignored, right? So once your payback is done, you ignore those cash flows, and it considers project which provide quick and easy or early returns but ignore project profitability. Means here, see, here you are choosing this project instead of this project. Here you have 155 that you have received in the 2-year project. Here you have what? Tell me. 3 years ka 220 received. Better is this project because you're receiving more, but payback period is higher. You're not receiving your money early. Hence, this project is chosen. Then project cutoff or target payback period is at the disposal of management. Management decides that what will be the cutoff, and it cannot be, and it can be different for different organization. And this is also a relative measure. Your actual money, how much you are going to earn, no one is going to tell you. Then advantages of net present value, best method, right? Use this cash flow, not profitability. Use this time value of money in the project. Considers full life of project. It is an absolute measure that is given you the return in dollar you need, right? And then the best method of superior investment appraisal method. But there is one problem with what? Net present value as well. You need prior knowledge of what? Cost of capital. What is cost of capital for calculation of NPV? Projects with differing lives cannot be compared to each other. This problem is solved via what? Tell me. Equivalent annual benefit. EAB. Projects with differing lives cannot be compared to each other. IRR may you have advantage easy to explain to non-finance guy, but that this is the return of the project. Uses cash flow and time value of money. Consider full life of the project. But disadvantage is what? It is a relative measure, right? 10% or 12%. Correct or not? There are non-conventional cash flow and there might be multiple IRRs that may arise. And the second rate in IRR formula is always assumed and hence it may lead to differing answer. You may take 10-20, I may take 10-15. We both will get a different IRR answer, right? Basic assumption of IRR is that cash flows are reinvested at IRR rate, which may not be realistic. Generally, you have to use the cost of capital rate or deposit rate, right? This problem is solved in MIR by MIRR in AFM, right? If two projects have to be comparable, initial investment need to be same, cost of capital need to be same, and life of the project needs to be same. To be compared by what? Tell me. NPV. Whenever you are discounting or finding annuity in the exam, examiner always assumes you are using what? Factors from the discounting annuity table, right? And not using your calculator to get the discounting. If you use calculator and find the discounting or annuity factor and the answer goes wrong, I am not responsible. बराबर है क्या? पहले ही बोल दिया. Then coming to full fledged NPV, बोलो. How many of you have done full fledged NPV एकदम बढ़िया से? Full fledged NPV has what? Around 6 to 7 different topics that need to be covered. Inflation methods, relevant cash flows, sales, variable cost and fixed cost, corporation tax, initial investment and scrap value, tax shield on tax allowable depreciation. I don't know whether you have drawn format for this or not. किया है format? बोलो. किया है क्या फॉर्मेट? बोलो भाई. फॉर्मेट आता है ऐसा? फुल फ्लेज एनपीवी का फॉर्मेट. हैव अ लुक. दिस इज द फॉर्मेट ऑफ एनपीवी. किया है मालूम नहीं. दिस इज द फॉर्मेट. सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट गिव्स यू कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट्स give you net operating cash flows before tax. Then you calculate tax, then initial investment scrap value, add the TS on TAD, right? And then working capital investment, and then you get the net cash flow after tax. Then you have the discounted cash flows, right? You discounted with the discounting factor. Generally what discounting factor will you use, right?
KD, KE, WSCC for NPV? बोलो. KE, KD और WSCC. What factor you will use? बोलो बोलो. What factor will you use? बोलो बोलो बोलो. क्या करेंगे? KD, KE और WSCC? KE, KE? अरे भाई नहीं रे बाबा. कभी भी एनपीवी कैलकुलेशन के लिए क्या यूज करोगे? WSCC यूज करना हमेशा. राइट. वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. बराबर है क्या? ये आपको पूरा एनपीवी का मैंने क्या दिया हुआ है? डिस्कशन व्हाई यू डू एनपीवी. बराबर है. ये आप एक बार देख सकते हो. इन्फ्लेशन, देयर आर टू मेथड्स ऑफ इन्फ्लेशन. व्हाट आर द टू मेथड्स रे? बोलो जरा. बोलो बोलो. मेथड्स ऑफ इन्फ्लेशन. थियोरी क्वेश्चन भी है. एलडीआर मार्क कर लो. मेरे को ऐसे बहुत लग रहा है ये बार. हाँ, देयर इज अ क्वेश्चन इन द बुक that differentiate, right, between two methods, या differentiate between two NPV methods. एक क्वेश्चन है. आपने देखा है कि नहीं मालूम नहीं. डिस्काउंटिंग और एनपीवी अप्रेजल मेथड में which use discounted cash flows and NPV methods which use non discounted cash flows. इन दोनों में डिफरेंस लिखना है. या राइट अबाउट दीज टू मेथड्स. आप कैसे लिखोगे रे? Methods which use discounted cash flows and methods which not use discounted cash flows. कौन से दो मेथड मेरे को बताओ. डिस्काउंटिंग कौन सा मेथड यूज करता है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में? विच मेथड यूजेस डिस्काउंटिंग? एनपीवी, आरओसी. देखो चार मेथड है. आरओसी, पे बैक, आईआरआर, एनपीवी. इन चारों में से मेरे को बोलो विच टू मेथड्स यूज डिस्काउंटेड कैश फ्लोस. बोलो बोलो बोलो. NPV and IRR, and which use non-discounted cash flows. Non-discounted cash flows कौन से? Payback and ROC. यानी the question is asking you difference between NPV, IRR and what? ROC payback, right? फिर एक क्वेश्चन ऐसा भी है. डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एनपीवी एंड आईआरआर एट द सेम टाइम. तो वो अभी अभी ऑलरेडी वी हैव डन. देयर इज अ क्वेश्चन सेइंग व्हाई आर और विच मेथड इज बेटर फॉर इन्फ्लेशन. राइट. ये भी एक एलडीआर क्वेश्चन है. हैज कम अप अ लॉट ऑफ टाइम्स इन एग्जाम. राइट. डिस्क्राइब द टू मेथड्स. एक थियरी क्वेश्चन था जिसमें वन ऑफ द मैनेजर सेड दैट we could use possibly include inflation, right, in our calculation by adding one inflation rate. See, single rate inflation method है, multiple rate inflation method है. I don't know whether you know this. single rate inflation method में cash flow और discounting rate दोनों के लिए क्या है? सेम रेट ऑफ इन्फ्लेशन है. मल्टीपल में क्या है? कैश फ्लो के लिए अलग अलग कैश फ्लो के लिए अलग अलग इन्फ्लेशन रेट है. बराबर है क्या? देख लो जरा. अलग अलग क्या है? कैश फ्लो के लिए अलग अलग रेट और डिस्काउंटिंग रेट के लिए जनरल इन्फ्लेशन रेट. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन व्हाट? सिंगल रेट इन्फ्लेशन मेथड. आपने पढ़ा भी है क्या ये? सिंगल रेट इन्फ्लेशन मेथड एंड मल्टीपल रेट इन्फ्लेशन मेथड एज अ थियरी क्वेश्चन. टेल मी. बोलो क्या लगता है? पढ़ा है क्या? ऋतिका, शाइना, क्या लगता है? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है. ये थियरी क्वेश्चन है. हैव वी डन दिस इन क्लास? किया है बाबा. बराबर है क्या? यूजिंग फिशर इफेक्ट फॉर्मूला कैसा काम करने का. राइट. टेल मी व्हेनेवर देयर इज अ व्हाट. टेल मी सिंगल रेट ऑफ इन्फ्लेशन all cash flows and discounting rate will increase by the same rate. And tell me people from my class, बोलो मेरे को बोलो. See, cash flows will grow कैसा? real cash flow multiplied by 1 plus inflation rate raised to n gives you nominal cash flow. real discounting rate 1 plus real discounting rate into 1 plus inflation rate gives you 1 plus nominal rate. correct. वो हो गया. ठीक है. नॉमिनल रेट कैसा फाइंड आउट करने का, दैट इज ओके. बट टेल मी इफ देयर इज ओनली अ सिंगल रेट ऑफ इन्फ्लेशन मेथड, विल यू कैलकुलेट एनपीवी by real NPV also and nominal NPV also, and will they be different or will they be same? बोलो. will be same. different या same? real Same. NPV will be equal to nominal NPV. मेरा बच्चा बोल पाएगा. I am confident. बराबर है क्या नहीं? But when there is multiple rate of inflation method और specific rate interest, मैं multiple बोलता भाई. ACCA के हिसाब से क्या है? स्पेसिफिक रेट इन्फ्लेशन मेथड. उसमें सेलिंग प्राइस इन्फ्लेशन, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट इन्फ्लेशन, डिस्काउंटिंग रेट इन्फ्लेशन, जनरल इन्फ्लेशन रेट. बराबर है क्या?
देख लो, आ जाओ। रियल कैश फ्लो, नॉमिनल कैश फ्लो, once you go from real to nominal cash flow, correct, old real to nominal, then can you come back from nominal to real at all? बोलो old real पे आ सकते हैं? नहीं। आई होप यू रिमेंबर ऑल दिस। ओल्ड रियल कैश फ्लो से नॉमिनल पे जाने के बाद यू कैनॉट कम बैक, बट फ्रॉम नॉमिनल कैश फ्लो यू कैन कम बैक टू न्यू रियल कैश फ्लोज। डिफ्लेटिंग बाय व्हाट? बोलो कैसे डिफ्लेट करेंगे नॉमिनल कैश फ्लोज को? बोलो बोलो कीमा, क्या लगता है? जनरल इन्फ्लेशन रेट से जनरल deflate इन्फ्लेशन करेंगे। रेट से डिफ्लेट करना पड़ेगा। देयर इज अ क्वेश्चन कॉल्ड एज पिंक्स कंपनी वेयर वी हैव सॉल्व दिस। बराबर है क्या? पिंक्स कंपनी बराबर है क्या? देख लो क्या एक बार देख लेना भाई, ये पूछा गया है थ्योरी क्वेश्चन में जनरली, राइट। एक दो थ्योरी क्वेश्चन में, राइट, डिफरेंट मेथड्स ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में बात करना है। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन मेथड के क्वेश्चन देखो। मेरा प्रॉब्लम ये है, ठीक है, मेरा बहुत डिटेल में रहता, आपने डिटेल में किया नहीं क्या मेरे को आइडिया नहीं है, बट इन्फ्लेशन अप्लाई करने के भी कैश फ्लो के 3 मेथड है। 0 ईयर वैल्यू या करंट ईयर वैल्यू गिवन, इन्फ्लेशन अप्लाइज फ्रॉम फर्स्ट ईयर, राइट। सेकेंड, फर्स्ट ईयर का सेलिंग प्राइस या फर्स्ट ईयर का कैश फ्लोज गिवन एंड इन्फ्लेशन विल अप्लाई फ्रॉम सेकेंड ईयर, राइट। फिर सारे साल के एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस गिवन, बराबर है, राइट, एंड इन्फ्लेशन ऑल्सो गिवन, बट एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस है तो यू वुड नॉट अप्लाई इन्फ्लेशन। बट ये क्या है, जनरली एफएम में आपने देखा नहीं जाएगा, एएफएम में होता है ये, राइट। ऑल सेलिंग प्राइस अदर कॉस्ट गिवन इन करंट टर्म्स और ईयर वन टर्म्स प्लस मल्टीपल इन्फ्लेशन रेट भी आ सकते क्या? आ सकते। आई हैव टेकन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इन क्लास। मल्टीपल इन्फ्लेशन रेट आ सकते, आ ही सकते, बराबर है क्या? फिर टैक्स पेमेंट का टाइमिंग के बारे में है, राइट। टैक्स क्या है, पेड इन सेम ईयर होगा, टैक्स पेड इन अरियर्स होगा, सेम ईयर होगा तो जिस साल नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो बिफोर टैक्स आएगा उसी साल में टैक्स आ जाएगा। जिस साल नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो बिफोर टैक्स और नेक्स्ट ईयर में टैक्स आएगा, फर्स्ट ईयर का सेकेंड ईयर में टैक्स पे होगा। देन इनिशियल इन्वेस्टमेंट जनरली इन 0 ईयर, कुछ कुछ क्वेश्चन में फर्स्ट ईयर में भी दिया हुआ है, दैट यू कुड हैव अ लुक एट। देन गोइंग अहेड, टैक्स शील्ड ऑन टैक्स अलाइबल डेप्रिसिएशन। There are 2-3 methods of depreciation. What are the 2-3 methods of depreciation? आ जाओ जरा, इसके क्वेश्चन आई थिंक मैंने सॉल्व किए एक्सेल में। हाँ सर, ये फॉर्मेट तो कोई बुक में दिया हुआ ही नहीं है, आप एक बार रीशफल्ड वाला फॉर्मेट देख सकते हो। एएफएम से उठाया मैंने वो, आई टीच एएफएम ऑल्सो, राइट। सिंगल रेट इन्फ्लेशन मेथड, स्पेसिफिक रेट, बाबू, टीएस ऑन टीएडी। हाँ, क्या क्या अलग अलग टाइप के क्या है, कितने 6 या 7 किए ना रे अलग टाइप अपन ने, मेरे को जितना है 7-8 किए। डब्ल्यूडीवी मेथड सबसे फेमस क्या है, डब्ल्यूडीवी मेथड, राइट। डब्ल्यूडीवी मेथड से एंड में बैलेंसिंग चार्ज या बैलेंसिंग अलाउंस आता। आ जाओ जरा, नोट्स में है शायद से वो। टीएस ऑन टीएडी मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशन क्या क्या है, डब्ल्यूडीवी हो सकता है, एसएलएम नॉर्मल हो सकता है। अरे भाई, एसएलएम प्लस फिक्स परसेंटेज ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, सुना है क्या आपने ये? एवरीबॉडी, क्या लगता है, तरुण, नेहा, सुना है क्या? सुना है नहीं सुना है? नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि ये एएफएम में कोई फैकल्टी पढ़ाती नहीं, और मैं एएफएम पढ़ता बोल के मेरे को मालूम है, बराबर है क्या? और क्यों, वाई आई एम टेकिंग इट हियर, बिकॉज देर इज अ बैड हैबिट ऑफ द एग्जामिनर ऑफ व्हाट, बोलो, आस्किंग स्टफ फ्रॉम एएफएम ईयर। आया हुआ है पहले भी। 100% डेप्रिसिएशन अवेलेबल इमीडिएटली, ये भी किया है क्या आपने? बोलो, 100% डेप्रिसिएशन अवेलेबल इमीडिएटली, ये आपने किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है? बोलो, 100% डेप्रिसिएशन अवेलेबल इमीडिएटली किया है? ये भी नहीं होगा किधर, क्योंकि ये सब पुराने बुक्स में से निकाल दिए क्वेश्चन, कैप्लन में थे पहले क्वेश्चन, अभी निकाल दिया। 100% डेप्रिसिएशन अवेलेबल इमीडिएटली, बराबर है। ऑल दीज 4-5 टाइप्स ऑफ डेप्रिसिएशन आर देयर, तो डब्ल्यूडीबी। एंड देन व्हेन यू सेल द एसेट एट द एंड ऑफ द पीरियड, क्या होगा? बोलो, एक तो टैक्स पेड होगा, जिस साल का डेप्रिसिएशन है उसी साल में टैक्स पे हो रहा है तो डेप्रिसिएशन का 30% वॉट एवर, राइट। एंड देन सेम ईयर डेप्रिसिएशन, नेक्स्ट ईयर टैक्स सेविंग्स, ये भी हो सकता है क्या? हो सकता है। फिर बैलेंसिंग चार्ज, बैलेंसिंग अलाउंस की बात करते हैं। लास्ट ईयर में सुनो, if my opening WDV is 8437 and my depreciation is, oh sorry, my scrap value is 2000, the difference between the amount, if there is a loss, see 8437 का asset sold for 2000, if there is a loss
there will be balancing allowance. So balancing allowance देखो, if opening balance of last year of project is greater than scrap value of the project, there is a loss on sale of asset. That is, profit will decrease and hence you will have a balancing allowance. Because of this, there will be tax savings. But if there is opening balance of last year of project is lower, यानी इधर नीचे वो भी एक एग्जांपल लिया हुआ है. Let's say 8437 का opening WDV sell scrap value is 12,000. That means scrap value is more, you are having a profit. This is called as balancing charge, and this balancing charge leads towards profit increase, leading to extra tax payment, and hence here extra tax will be paid. Have a look. Okay है क्या? ये एक्सेल में जनरली हम लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं. ठीक है क्या? देखो, फिर क्या एसएलएम मेथड में भी आ सकता है, एसएलएम मेथड में आ सकता है. एसएलएम मेथड में डेप्रिसिएशन विल बी सेम एवरी ईयर. हाउ विल यू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन? इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट विल बी योर एसएलएम बेसिस. एसएलएम मेथड व्हाट? एट टाइम्स देयर इज अ क्वेश्चन. एक कौन सा क्वेश्चन था रे? वेयर नंबर ऑफ इयर्स ऑफ द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज मोर, लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज लेस बट एसेट की लाइफ 10 ईयर्स है. ऐसा भी एक क्वेश्चन है. Can that question come up in exam? Yes. Has it come up in exam? 100%. Right? तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है क्या? आ सकता है. But will you take all 10 years का depreciation as relevant depreciation or only the 4 year का depreciation of the life of the project as relevant depreciation? बोलो. Only 4. बराबर है क्या? राइट है क्या? आशना ने क्लास का रिकॉर्डिंग देखा लगता है पूरा. हो गया क्या पूरा रिकॉर्डिंग आशना? हाँ, डेग्निस कंपनी. हाँ, जेसना ने भी मैनेज किया ना रिकॉर्डिंग, है कि नहीं? बराबर है क्या? देख लो, वो क्वेश्चन क्लास में कवर भी होता है, डेग्निस कंपनी. बराबर है. चलो बढ़िया. एसएलएम मेथड प्लस फिक्स परसेंटेज मेथड, ये शायद ना जेसना के इसमें है ना आशना के इसमें. ये पिछले 2 क्वार्टर में हमने लिया है, पिछले क्वार्टर में ऐड किया है. सो हैव अ लुक ऑन दिस. राइट? दे विल गिव यू 4 year यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट 4 years, 20 million initial investment. They will say that depreciation on straight line method means on the initial investment it will be 25% every year, and then at the end you will have what? Scrap value. एक बार ये देख लेना. प्रॉब्ली कोई बुक में नहीं है. कैप्लान, बीपीपी, स्टडी हब किधर भी नहीं. एएफएम से उठा के लाया हूं, एएफएम से उठा के लाया हूं. बराबर है क्या? देख लेना. ठीक है. फिर 100% डेप्रिसिएशन अलाउड इमीडिएटली. उसमें खाली क्या होगा? सेम ईयर में टैक्स है तो फर्स्ट ईयर में टैक्स होगा, राइट? सेविंग. एंड इफ इट इज इन सेकेंड ईयर, टैक्स सेविंग विल हैपन इन सेकेंड ईयर. करेक्ट? देख लो. एट टाइम्स उसके साथ अगर स्क्रैप वैल्यू दिया जाएगा तो स्क्रैप वैल्यू पर टैक्स पेबल होगा बिकॉज डेप्रिसिएशन इज फुल्ली क्लेम्ड ईयर. एंड इधर सेल पे क्या होगा? पूरा का पूरा टैक्स पे होगा स्क्रैप वैल्यू पे, बिकॉज जीरो की वैल्यू आप 2000 में सेल कर रहे हैं, मतलब पूरा 2000 का प्रॉफिट है. करेक्ट? ठीक है. चलो, उसके बाद वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट में भी आई थिंक वी हैव डन 5 मेथड्स. डेग्निस कंपनी 4 ईयर का लाइफ, 10 ईयर का क्या है? ओके क्या? हाँ. चल चल चल. वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट चलते क्या? वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट में आ जाओ. वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट में 1 2 3 4 5 6 मेथड है वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट में, और 2 तरीके से रीपे बैक होगा. अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो डिफॉल्ट मेथड है कि रीपे बैक होगा. अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है दैट इट इज व्हाट, एट द एंड इट इज नॉट रिपेड बैक. करेक्ट? राइट? तो इट हैज टू बी स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन क्वेश्चन. अब एक सेकंड ना. सो वर्किंग कैपिटल एज अ परसेंटेज ऑफ सेल, तो इसमें क्या होगा? हैव अ लुक. वर्किंग कैपिटल एज अ परसेंटेज ऑफ सेल, तो एक सेल्स इन डॉलर आपको दे दिया जाएगा. करेक्ट? जो भी सेल्स आपने कैलकुलेट किया इन द क्वेश्चन, एंड इट इज सेइंग व्हाट? वर्किंग कैपिटल बैलेंस इज 50% ऑफ 15% ऑफ सेल्स. तो आपको ये 60,000. और क्या होता है जनरली? दिस सेल हैपेंस थ्रू आउट द ईयर एंड वर्किंग कैपिटल इज एट द
start of the year, because without investment in working capital you cannot do the sales throughout the year. So whenever फर्स्ट ईयर में सेल, फर्स्ट ईयर के एंड पे सेल होगा, राइट, स्टार्ट ऑफ द ईयर में इसका 15% विल बी इन्वेस्टेड एज वर्किंग कैपिटल. So now when you have already invested 9,000 and next week or next year आपका सेल 70,000 का है, फर्स्ट ईयर के एंड पे आपको रुकना पड़ेगा एंड यू हैव टू लुक अहेड, राइट. 70,000, you already have working capital worth 9,000 already in your kitty, so you can do 60,000, but you will require working capital investment for additional 10,000 worth of sale, यानी ये 1500 एडिशनली लगेगा. तो योर वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑलवेज हैज टू बी इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट. इसमें भी यू कैन डू दिस बाय 2-3 मेथड्स, वो बताया हुआ है. मेरा रिकमेंडेशन रहेगा वॉट एवर सूट्स यू, यू डू दैट, राइट. देन there is what at the end of the what project, if the what working capital investment is not repaid, ऐसा बोला तो लास्ट ईयर में जीरो रहेगा. बट इफ इट इज रिपेड then whatever you have invested in all these 3 years, correct, 0 1 to 3 years, right, will be what plowed back. जनरली ऐसा क्या बोलते हैं, plowed back बोलते हैं, बराबर है क्या. plowed back है या repaid back, बराबर है. देख लो वर्किंग कैपिटल इज द परसेंटेज ऑफ सेल, ठीक है, देख लो. फिर एक लिया था मैंने, क्या है, मल्टीपल रेट्स भी हो सकता है. पहले साल में 15%, फिर सेकेंड ईयर से क्या है 20% ऑन द एडिशनल सेल, वो वाला पार्ट भी आप देख सकते हो, राइट. फर्स्ट 60,000 है, राइट, एडिशनल सेल आपने निकाला. एडिशनल सेल के ऊपर क्या है, यू विल टेक व्हाट डिफरेंट अमाउंट. एडिशनल सेल्स मतलब क्या किया है, 20% ऑन द एडिशनल सेल्स. फिर आपने एडिशनल सेल्स पे 20% हर साल कैलकुलेट किया. फर्स्ट ईयर में 15% चाहिए ऑफ द सेल्स, देन 20% ऑफ द एडिशनल सेल्स. वो हो सकता है, हो सकता है. मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन in the examination would be your what growing by the inflation rate. Working capital of year 0 given is what today we will invest $500,000 in working capital which will grow every year by 5%. then every year जो 5% का ग्रोथ है उतना ही मेरे को लेना है. मेरे को पहले इसको 5% से ग्रो करना हर साल, जैसे हम इन्फ्लेशन में ग्रो करते हैं, राइट. एंड देन एट द एंड मेरे को क्या करना है, इनका डिफरेंस इन्वेस्टमेंट जाएगा. ये लाइन जो ग्रीन की हुई है ये लाइन जाएगी आंसर में, बराबर है क्या. देन एट द एंड अगर बोला है नॉट रिपेड बैक तो ये लास्ट ईयर में जीरो आ जाएगा और ये ऐसे ही कंटिन्यू होगा, राइट. देख लो कभी कभी आता है आज इन्वेस्ट करना है, कुछ भी पूरे टाइम में इन्वेस्ट नहीं करना है, एंड में रिपे बैक कर लेना, ऐसे भी वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन आ रहा है, राइट. देन वर्किंग कैपिटल का बैलेंस दिया है तो इन्वेस्टमेंट तो मेरे लिए बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, राइट. जस्ट अ सेकंड. चलो वो हो गया. बैलेंस अगर दिया है, ऐसा बैलेंस दिया है तो डिफरेंस बिटवीन दिस विल बी इन्वेस्टमेंट या व्हाट, एंड में रिपेड बैक देखना या नहीं रिपेड बैक है वो हिसाब से कर लेना. एंड में जीरो दे दिया तो रिपेड बैक हो जाएगा. आई डोंट नो वेदर यू हैव डन सो मेनी मेथड्स, बट इतने सारे मेथड्स है, किया है आपने इतने सारे 6-7 मेथड. मेरे हिसाब से कोई बुक में नहीं है जितना मुझे याद है क्या रे कोई बुक में, बोलो. मुझे तो नहीं लग रहा कि है, देख लो एक बार, ठीक है. चलो उसके बाद टैक्स लॉसेस ठीक है, रिलेवेंट कैश लॉस ठीक है. रिलेवेंट कैश फ्लो एक बार देख लेना, 3-4 एमसीक्यू है, राइट. रिलेवेंट कैश फ्लो में क्या है, फ्यूचर कैश फ्लो होगा, कैश बेस्ड एक्सपेंस होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा, कैश फ्लो दैट अकर्स व्हेन प्रोजेक्ट इज कैरिड आउट. देन इररिलेवेंट कैश फ्लोज होंगे, करेक्ट. इररिलेवेंट में नॉन कैश एक्सपेंस को यू हैव टू इग्नोर, एलोकेटेड या अपोर्शन कैश फ्लो को यू हैव टू इग्नोर, हिस्टोरिक और संक कॉस्ट को इग्नोर, राइट. कमिटेड कॉस्ट को इग्नोर यानी फैक्ट्री रेंट वगैरह. इंटरेस्ट कॉस्ट को इग्नोर बिकॉज यू आर गोइंग टू इन एनपीवी यू आर गोइंग टू what take interest as what to be included, interest on the debt to be included in what, tell me. क्या है तुम्हारा डिस्काउंटिंग रेट में, इसलिए आप इंटरेस्ट नहीं लेते. फिर आप ये वाले क्वेश्चन पीवी ऑफ टी एस ऑन टीएडी अलग अलग एडवांस क्वेश्चन है वो देख सकते हैं. इसमें डुओ कंपनी बोल के क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपके पास भी होगा बुक में, अच्छा सॉल्व करने जैसा क्वेश्चन है. चार्म इंक एक क्वेश्चन है, एक मैंने टेबल बनाया होगा, सेल्स वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट, अलग टाइप से सेल्स कैसे दिया जाता है, सेल्स वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट प्लस प्रोबेबिलिटी दी जाएगी आपको, वो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो या एक्सपेक्टेड सेल्स वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट निकालना है, बराबर है क्या. सेल्स वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट एंड अदर्स की रेंज निकालनी है, रेंज दी होंगी
100 to 200 होगा तो इतना सेलिंग प्राइस वगैरह। एग्जिस्टिंग वर्सेस न्यू मशीन में जाना पड़ेगा, राइट। ये एग्जिट डुओ कंपनी और प्रोडक्शन कैपेसिटी वर्सेस क्या है, डिमांड। तो डिमांड वर्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी विच एवर इज लोअर लेंगे आप, बराबर है। और एग्जिस्टिंग वर्सेस न्यू मशीन में हम लोग अगर इफ यू आर अप्रेजिंग द प्रोजेक्ट फॉर द न्यू मशीन वी विल डू ओनली न्यू मशीन का पार्ट, बराबर है क्या, देख लो। एंड देन फिक्स कॉस्ट गिवन पर यूनिट इन फर्स्ट ईयर एंड फॉल इन व्हाट यूनिट्स। ये चार्म इंक बोल के क्वेश्चन है, कोई बुक में है नहीं। पहला पुराना किसमें था, कैप्लन में था, निकाल दिया। जहां पे क्या है देखो जरा, यूनिट्स फर्स्ट ईयर में 150,000 है, फिर फॉल हो रहे 150 से 70 से 60 से 60। इस केस में फिक्स्ड कॉस्ट जनरली 150 के हिसाब से पर यूनिट दिया है $4, ये फिक्स्ड रहेगा चारों साल में। फिक्स कॉस्ट चारों साल में 600,000 रहेगा, क्योंकि यूनिट्स फॉल होते हैं उससे फिक्स कॉस्ट फॉल नहीं होता। फिक्स कॉस्ट जनरली इंक्रीज होता है ओवर द ईयर्स। एक बार चार मिंक आप देख सकते हो, राइट। चल उसके बाद इन्वेस्टमेंट अप्रेजल अंडर अनसर्टेनिटी। चलो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिस्क वर्सेस अनसर्टेनिटी, एलडीआर क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, थियरी क्वेश्चन। 100% थियरी क्वेश्चन आता इसके ऊपर, 100 ने 500% आता, राइट। एक थियरी क्वेश्चन अगर एनपीवी, हाँ आई डोंट नो वेदर यू नो इट और नॉट, बराबर है, बट 100 एंड नहीं 200% क्या आएगा, सेक्शन सी में एक क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से आएगा। मतलब सर फुल फ्लेज एनपीवी से आएगा, नहीं, 100% फुल फ्लेज एनपीवी से। 2 या 3 सेट बनते हैं पेपर के, 3 में से आए एक सेट में तो 100% फुल फ्लेज एनपीवी होगा। अगर आपका नसीब अच्छा है, फेट इज ऑन योर साइड, तो आपको फुल फ्लेज एनपीवी, नहीं तो आपको प्रोबेबिलिटी एनालिसिस, सेंसिटिविटी एनालिसिस, या क्या है अगले इसमें आपने देखा है ईएसी, लीज वर्सेस बोरो और कैपिटल रेशनिंग, ये वाले टॉपिक्स पे भी क्या आया हुआ है बोलो, क्वेश्चन आया हुआ है। पहले भी आया हुआ है, आगे भी आ सकता है। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मतलब पूरा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के झुंड में से एक क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा नहीं है कि यही आएगा, क्या बोलते हैं, फुल फ्लेज एनपीवी। पहले ही बोल रहा हूं, इफ यू आर रिलाइंग फुल्ली ऑन फुल फ्लेज एनपीवी इट विल बी अ डिजास्टर इफ यू गेट अ डिफरेंट सेट ऑफ पेपर जिसमें लीज वर्सेस बाय या ईएसी या कैपिटल रेशनिंग या प्रोबेबिलिटी एनालिसिस आया हुआ है, बराबर है क्या। हाँ अभी आप देखो हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए एनपीवी के भी, ईलान कंपनी किया है हमने, क्या 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 बहुत कुछ किया रे बाबा, राइट। सारे क्वेश्चन डिस्कस तो हो गए हमारे क्लास में ऑफ व्हाट, तुम्हारे फुल फ्लेज एनपीवी, राइट। ऑलमोस्ट ऑल सेक्शन सी क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस्ड इन क्लास। रिस्क वर्सेस अनसर्टेनिटी में चलो, risk versus uncertainty. Risk is a situation where you have various possible outcomes available, you can attach probability to the same and find the expected value. Uncertainty में various possible outcomes तो है but उसकी कोई probability नहीं होती because it is uncertain that that event will ever happen and you cannot get expected value. Risk एक mathematical model से आप calculate कर सकते हो और quantify कर सकते हो, but when it comes to uncertainty there is no mathematical model, right. You cannot quantify uncertainty, राइट। उसके बाद सेंसिटिविटी एनालिसिस, सेंसिटिविटी एनालिसिस मतलब क्या, हैव यू डन फुल फ्लेज क्वेश्चंस ऑन सेंसिटिविटी एनालिसिस। एक कोई क्वेश्चन में सेक्शन सी क्वेश्चन में सेंसिटिविटी इज व्हाट परसेंटेज, इसका भी थियोरी क्वेश्चन आना, थियोरी एलडीआर है भाई, ये लिखना व्हाट इज सेंसिटिविटी, करेक्ट। सेंसिटिविटी इज व्हाट इज द परसेंटेज मेजर ऑफ इम्पैक्ट going up or down in the present value of a single variable individually leading to net present value। एक present value of one single variable, right, कितना ऊपर नीचे जाएगा so that the net present value because of it goes to zero, right। variable that can be used as selling price, variable cost, fixed cost, percentage या formula क्या है, NP divided by present value after tax cash flow of a single variable, selling price, variable cost, fixed cost, initial investment, बराबर है क्या। contribution is sensitive to sales volume and hence it is also called as sensitivity of sales volume, बराबर है क्या, देख लो। सेल्स वॉल्यूम एंड कंट्रीब्यूशन की सेंसिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंसिटिविटी ऑफ डिस्काउंटिंग रेट टू एनपीवी, सेंसिटिविटी परसेंटेज इज इक्वल टू व्हाट, उसमें आप सेंसिटिविटी कैसा कैलकुलेट करोगे, डिस्काउंटिंग रेट को आईआरआर माइनस डिस्काउंटिंग रेट डिवाइड बाय द डिस्काउंटिंग रेट।
The variable with the lowest sensitivity percentage is the most sensitive factor or variable in the project. That means if you calculate the sensitivity of contribution, that is nothing but the sensitivity of sales unit going up and down and not contribution per unit. देखो हाँ, ये सब मैंने लिख के दिया है. हाँ, ये है सब बराबर है क्या? चलो फिर contribution, sensitivity, probability analysis. Probability analysis has 5 types of questions or 6 type of questions, right? Where basic probability section A, B, C में ये basic probability के question आते हैं, right? Expected NPV of 4-5 questions और ये expected NPV to be found out, 3-4 projects will be given, right? NPV of the 3-4 projects under 2-3 different market condition will be given. You have to find the expected NPV of each project and choose the project which has the highest expected NPV. सर ये कौन सा क्वेश्चन है? ये देखो, ये ऐसा प्रोजेक्ट देंगे, गुड बेटर बेस्ट मार्केट कंडीशन की प्रोबेबिलिटी देंगे, हर एक प्रोजेक्ट का गुड बेटर बेस्ट के हिसाब से क्या निकालना है? प्रोजेक्ट ए का 100 इंटू दिस 30%, 120 इंटू 40, 180 इंटू 30, ये करके एक्सपेक्टेड एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट ए निकालना है, प्रोजेक्ट बी निकालना है, प्रोजेक्ट सी, प्रोजेक्ट डी, और कौन से इसमें एक्सपेक्टेड एनपीवी हाईएस्ट आता है वो प्रोजेक्ट चूज करना है. कभी कभी कैश फ्लो दे देंगे, फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो है, एक ही साल का प्रोजेक्ट है, आज का इनिशियल इन्वेस्टमेंट 200,000, देन फर्स्ट ईयर में 3 प्रोबेबल कैश फ्लो है, 250, 275, 225, राइट, और उसकी प्रोबेबिलिटी दे देंगे, उससे एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकालना, फर्स्ट ईयर के इस पे पुट अप करना, स्क्रैप वैल्यू और इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना और आंसर निकालना. कभी कभी आपको कैश फ्लो नहीं, डिस्काउंटेड कैश फ्लो दे देंगे, तो इस केस में ऑलरेडी डिस्काउंटेड है ये भाई, तो इसको वापस डिस्काउंट नहीं करते, आप एंड में आंसर में इसको जोड़ देंगे, करेक्ट है क्या, और एनपीवी निकालेंगे, एक्सपेक्टेड एनपीवी निकलेगा, राइट. फिर एन्युटी कैश फ्लो, अपना एन्युटी कैश फ्लो, यस, सेम कैश फ्लो 2-3 साल के लिए रिपीट हो रहा है, ऐसा कैश फ्लो होगा और उसकी प्रोबेबिलिटी देंगी, उसका एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकालना है, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है. बट वही अगर क्या है, वैसे वाला पार्ट डीसीएफ से भी दिया तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो, इधर आ पढ़ना बराबर से, whether cash flow is given or DCF is given. DCF में again discounting will not happen ना, DCF में again discounting नहीं हो सकता, बराबर है क्या? देखो फिर मोर देन 1 ईयर दिया होगा तो ईयर 1 का एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकाल लो, ईयर 2 का एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकाल लो, बराबर है क्या? मोर देन 1 ईयर कैश फ्लो गिवन और एनपीवी निकाल दो. बट अगर जॉइंट प्रोबेबिलिटी टेबल के हिसाब से पूछा, मोर देन 1 ईयर और जॉइंट प्रोबेबिलिटी टेबल के हिसाब से पूछा, तो आई थिंक वी हैव सॉल्व्ड वन क्वेश्चन. एक कौन सा था रे वो क्वेश्चन, बोलो जरा. कॉपर कंपनी, आपको होमवर्क दिया था ना, एक क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था, इसे 3x3 का मैट्रिक्स है तो 9 प्रोबेबल आउटकम बनेंगे, राइट. फिर पूछेगा कौन से इसका कितना क्या है, रिटर्न है, बराबर ना. देख लो किया क्या जॉइंट प्रोबेबिलिटी, हैव यू डन जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन, कॉपर कंपनी, एवरीबडी, किसी का रहा है क्या? कॉपर कंपनी नॉट डन, ऐसा कोई है क्या? क्या लगता है कोई? अभी क्या लगता है ऋतिका, डन है ना? ओके है क्या? देख लो भाई, कोई टेंशन. चलो उसके बाद चलते हैं अगले, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल. एसेट क्या है, रिप्लेसमेंट डिसीजन, इसके मेन टेबल पे चलो, लीज वर्सेस बोरो एंड बाय, बराबर है क्या? फिर क्या है, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट, कैपिटल रैशनिंग, प्रैक्टिकल थियरी, कैपिटल रैशनिंग की थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है, लीज वर्सेस बाय का प्रोसेस लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है. ईएसी का प्रोसेस लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर है क्या? आ जाओ, लीज वर्सेस बोरो एंड बाय. लीज वर्सेस बोरो एंड बाय में आपके लेसर लेसी के जो कैश फ्लोज है, रिलेवेंट कैश फ्लो पे आ जाओ, राइट. लीज में इफ एसेट टेकन ऑन लीज, लीज प्रीमियम ऑन व्हाट, द एसेट, फिर टैक्स शील्ड ऑन द लीज प्रीमियम, सेम ईयर में करंट ईयर में लीज पेड इन एडवांस है या लीज पेड एट द एंड ऑफ द ईयर है, वो देखना पड़ेगा, बराबर है. देन सेविंग्स इन कॉस्ट, टैक्स पेड ऑन सेविंग्स इन कॉस्ट, राइट. देख लो, इफ बोरो एंड बाइंग द एसेट, परचेस प्राइस, ठीक है, तो बोरो एंड बाइंग में परचेस प्राइस, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन नहीं आएगा लेकिन टैक्स शील्ड ऑन टीएडी आएगा, मेंटेनेंस कॉस्ट आएगा, टैक्स शील्ड. हाँ इधर देखना, इफ एसेट टेकन ऑन लीज, इफ देयर इज एनी सेविंग्स ऑन कॉस्ट बिकॉज ऑफ यू टेकिंग द एसेट ऑन व्हाट, लीज, वो भी आएगा, टैक्स पेड ऑन सेविंग्स इन कॉस्ट.
फिर इफ बोरो एंड बाय द एसेट, मेंटेनेंस कॉस्ट हो गया, टैक्स शील्ड ऑन मेंटेनेंस कॉस्ट हो गया, CO2 एमिशन टेस्ट हो गया, उसका भी खर्चा आएगा। टैक्स शील्ड, अगर CO2 एमिशन टेस्ट क्या है, टैक्स सेव करता है एज एन एक्सपेंस, तो उसके ऊपर का टैक्स शील्ड भी आ जाएगा। टैक्स ऑन यूजेज ऑफ एसेट, राइट, एक्सपेंस, एक्सपेंस अगर बोल के अलाउड है, राइट, फिर उस पर देखना कि भाई क्वेश्चन में क्या दिया है क्वेश्चन हॉकर कंपनी, अगर बोले कि उस पर भी टैक्स शील्ड अलाउड है, यानी उस पर टैक्स सेविंग्स हो रही है, तो उस पर भी टैक्स शील्ड लेना पड़ेगा। स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीन, सेविंग्स इन एनी कॉस्ट एंड एनी टैक्स पेड ऑन सेविंग्स इन कॉस्ट, वो डिफॉल्ट है। If the question specified the maintenance cost will be borne by lessee, then you have to consider it a relevant cash flow. Generally maintenance cost is done by the lessor, right? इसलिए asset buying में आप maintenance cost लेते हो, लीज वाला कभी lessee कभी maintenance नहीं करता। He has the responsibility of keeping asset in good shape. So what I will do is first, whenever a lease versus buy question comes up, लीज के सारे कैश फ्लो, फिर बोरो एंड बाय एंड बोरो के सारे कैश फ्लो, दोनों के कैश फ्लो की टोटल निकालूंगा। नाउ आई हैव टू कंपेयर बोथ दिस कैश फ्लोस। कैश फ्लो लेवल पे आई कैन नॉट कंपेयर वन बाय वन, राइट? सो व्हाट आई विल डू इज, right, if cash flows, एक मिनट, the cost of borrowing will only be used to discount the cash flow of leasing as well as borrowing, as we want to compare both of them. अब उसमें क्या होगा, जनरली ऐसा होता है, टू टाइप्स ऑफ कैश फ्लोज। जनरली टैक्स रेट अगर क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, देन ऑल योर कैश फ्लोज विल बी व्हाट, विदाउट टैक्स। अगर विदाउट टैक्स कैश फ्लोज है तो आपको, नाउ सी व्हेन आई वांट टू कंपेयर लीज वर्सेस बोरो एंड बाय एंड बोरो वाला ऑप्शन, बाय एंड बोरो में मैं ये पूरा पैसा बोरो कर रहा हूं, so I will discount these cash flows with borrowing rate. Now at the lease level, I use it from my all funds that are available with me. But still, when you have to compare both of them, you will use KD only, or cost of debt, for both the what method, lease या हो या buy हो, because you want to bring it at a comparable level. एक तो ये हो गया। प्लस कैश फ्लोस कैसे देखना, लीज और दोनों में टैक्स रेट दिया ही नहीं है, राइट, बट केडी दिया है। इन दैट केस यू हैव टू यूज केडी बिफोर टैक्स, राइट? If cash flows are not adjusted or taxation is ignored or before tax cash flows are there, then use the before tax cost of borrowing. But if the cash flows are tax adjusted or after tax cash flow, then you should do what? Use the KD1 minus tax rate. How to go from KD to KD1 minus tax rate, how to go to from KD1 minus tax rate to KD is also taught here in class, right? लॉजिक भी बोला गया है इधर, आपको लॉजिक देखना है एक बार तो देख सकते हो। फिर चलो इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट। व्हाट इज इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट? whenever a decision of optimum replacement cycle is to be taken, that is whether the asset should be replaced within 3 years or whether the asset should be replaced within 2 years, right? Every 2 years should the asset be replaced. Generally a transport companies or big high level machineries या आपके बिग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए का क्वेश्चन है कि उनको हर एवरी 2 or 3 years और एवरी 3 or 4 years दे वांट टू replace the asset, correct? Replace the asset every 2 or 3 years. But should we do it every 2 years or should we do it every 3 years, right? वो क्वेश्चन है। इन दिस केस इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट का प्रोसेस क्या है? फर्स्ट सर लिस्ट डाउन ऑल द कैश फ्लोज और कॉस्ट, राइट, एंड इनफ्लोज, कॉस्ट एंड स्क्रैप वैल्यू ऑफ द एसेट, राइट? कोई टीएस ऑन टीडी होगी तो वो भी होगा, ऑफ replacing the asset every 2 year and replacing the asset every 3 year. इस पे थियरी क्वेश्चन आता है, the more you use the asset is the maintenance cost will be more और maintenance cost will be less. सोच के बताना। more I use the asset, maintenance cost हर साल हायर होते जाएगा या लो होते जाएगा? बोलो। have a look here. If I am using फर्स्ट ईयर मेंटेनेंस कॉस्ट इज 7,000, फिर क्या होते जाएगा 12,000, फिर क्या होते जाएगा 16,000, बट द मोर आई यूज द एसेट व्हाट विल हैपन टू द स्क्रैप वैल्यू? बोलो, इट विल फॉल। मोर यूजेज मीन स्क्रैप वैल्यू विल बी लेसर। याद रखना, इसे थियरी क्वेश्चन आता है। हाँ, राइट। ऑल्सो यार वन मोर थियरी क्वेश्चन हैज कम अप, कैट सर ईएसी यूज करने के बजाय दिस 2 year रिप्लेसमेंट, सी व्हाई यू कैन नॉट कंपेयर बोथ ऑफ दीज टुगेदर? बिकॉज टू रीजन। एक तो क्या है, दोनों का लाइफ अलग है, राइट? कैश फ्लो सब कुछ है, में लाइफ अलग है, तो यू कैन नॉट कंपेयर टू प्रोजेक्ट्स विद डिफरिंग लाइफ्स। हेंस एक ऑप्शन ये है, ये 2 साल का प्रोजेक्ट 3 बार रन करने का और 3 साल का प्रोजेक्ट 2 बार रन करने का, यानी दोनों की लाइफ कितनी, 6 years। 2 year प्रोजेक्ट 3 times 6 years, 3 year प्रोजेक्ट 2 times 6 years। दोनों अगर अलाइन हो रहे 6 years, देन यू कैन कंपेयर बोथ ऑफ देम, नो टेंशन। वो भी एक ऑप्शन है। क्या?
रनिंग द 2 year प्रोजेक्ट 3 times एंड 3 year प्रोजेक्ट 2 times, ये एक ऑप्शन है, और ईएसी का भी एक ऑप्शन है, राइट। कंसिडरिंग के जो प्रेजेंट वैल्यू है वो एज एन्युटी आती, तो कितना, तो ईएसी कैसे कैलकुलेट करोगे, प्रेजेंट वैल्यू, सो क्या करोगे, दोनों ये करोगे, दोनों के नेट कैश फ्लो निकालोगे डिस्काउंट करके। हाँ सॉरी, यहाँ पे डिस्काउंटिंग रेट यूज क्या करने का है, राइट, एट व्हाट ईएसी लेवल यू हैव टू यूज द डब्ल्यूएसीसी, इधर नीचे लिखा होगा मैंने, क्या है भाई, क्या है डिस्काउंटिंग रेट टू बी यूज, क्या है भाई, डब्ल्यूएसीसी एंड नॉट कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, बराबर है, देख लो। यूज ईएसी दैट इज इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट विथ फॉलोइंग फॉर्मूला, ईएसी इज इक्वल टू व्हाट, present value of cost of replacement every n years divided by annuity factor, discounting rate percentage n years. Choose the replacement cycle that is optimum replacement cycle where EAC is lower. जहां कहीं EAC लोअर आएगा दोनों ऑप्टिमम साइकिल में से, वहां चूज करना है आपको। डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, एन्युटी फैक्टर, डिस्काउंटिंग रेट यहाँ पे डब्ल्यूएससी, कॉमा एन ईयर्स, एक बार 2 years एन ईयर लोगे, एक बार 3 year एन ईयर लोगे, बराबर है क्या, देख लो। इफ नथिंग मेंशन इन क्वेश्चन, मेंटेनेंस कॉस्ट इन लास्ट ईयर बिफोर सेल, इसमें ये भी एक टेंशन है। देखो आप सोचो, लेट मी आस्क यू क्वेश्चन, मे बी यू हैव नॉट थॉट अबाउट इट, ठीक है, आप सेल करने वाले उसके पहले मेंटेनेंस करके फिर सेल करेंगे, या मेंटेनेंस करने का जरूरत नहीं है, सेल कर दो, बोलो, क्वेश्चन में देखना पड़ेगा आपको। अगर कुछ नहीं बोला है तो आप लास्ट ईयर में मेंटेनेंस ले लेना, अगर बोला है लास्ट ईयर में मेंटेनेंस नहीं आएगा बिफोर सेल, तो लास्ट ईयर में मेंटेनेंस बिफोर सेल मत लेना, देयर आर चांसेस दैट इट कैन बी गिवन, मैंने इधर नोट में दिया है। अब मेरे नोट पढ़ोगे ना, नीचे नीचे आपके बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर सॉल्व हो जाएंगे। फिर रिलेवेंट कैश फ्लो वही है भाई, क्या है, जो परचेज प्राइस, टीएस ऑन टीडी, मेंटेनेंस कॉस्ट, टीएस ऑन मेंटेनेंस कॉस्ट, जो हमने बाय एंड बोरो में जो बाय वाले कैश फ्लोस थे ना, वो सारे है इधर, बराबर है क्या, सारा सब कुछ है एंड टू एंड। फिर आता है इक्विवेलेंट एनुअल बेनिफिट, दो प्रोजेक्ट है, एक का एनपीवी 15,400 लाइफ 3 years, दूसरे का 4 year, तो आपने एनपीवी लेने का डिवाइडेड बाय द एन्युटी फैक्टर, जो भी आपका डब्ल्यूएसीसी का रेट है, राइट, कॉमा एन ईयर्स, उसमें देखना फिर ईएबी कहाँ लोअर आता है, ईएबी कहाँ लोअर, ये इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट था दो मशीन के बीच में, कौन सा मशीन ऑप्टिमम लाइफ साइकिल क्या होगा, बट ईएबी जो है आपका इज इक्विवेलेंट एनुअल बेनिफिट, बराबर है क्या, इसमें एनपीवी डिवाइडेड बाय एन्युटी फैक्टर होता है, उधर क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट होता है, यहाँ एनपीवी होता है, ठीक है। फिर कैपिटल रेस्टिंग मतलब क्या है, आपके पास पैसा नहीं, यू हैव 10-12 गुड प्रोजेक्ट्स दैट कैन बी रन, बट यू डू नॉट हैव द मनी टू रन ऑल द 10-12 प्रोजेक्ट्स टुगेदर, right, that means you do not have the initial investment required or the capital required to run all the projects together. So capital rationing is a situation where you have multiple positive NPV projects, investment options, but don't have enough capital to invest in all projects, that is capital is limited as there is a capital constraint. Capital rationing क्या है भाई, थियोरी प्रैक्टिकल, देखो थियोरी में प्रैक्टिकल तो अलग है, पहले थियोरी कर लेते, एलडीआर, लास्ट डे रिवीजन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है क्या, कैपिटल रेशनिंग हैज कम अप आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स इन एग्जाम, बराबर है। हार्ड कैपिटल रेशनिंग, सॉफ्ट कैपिटल रेशनिंग, हार्ड कैपिटल रेशनिंग मतलब एक्सटर्नली यू आर नॉट एबल टू रेज फंड्स, राइट, उसको हार्ड कैपिटल भी बोलते हैं, एक्सटर्नल कैपिटल रेशनिंग भी बोलते हैं। कंपनी हैज टू रिस्ट्रिक्ट द कैपिटल बिकॉज द कैपिटल कैन नॉट बी सोर्स एक्सटर्नली, रीजंस क्या है, सर हमारे क्रेडिट रेटिंग्स बहुत लो है, राइट, लो क्रेडिट रेटिंग्स ऑफ कंपनी, दैट मीन्स दे आर नॉट एबल टू गेट अ लोन from outside because they don't have a good credit score, right, then limited security क्या है, for loan, आप लोन लेना चाहते हैं बट आपको सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, सिक्योरिटी एज इन यू डू नॉट हैव एन एसेट टू कीप एज सिक्योरिटी, राइट। देन इकोनॉमिक फैक्टर्स, सर ऑल ओवर मार्केट में ही रिसेशन है, किसी को ही लोन नहीं मिल रहा है तो हमको भी लोन नहीं मिल रहा है, बराबर है क्या। फिर इंडस्ट्री वाइड लिमिटिंग ऑफ फंड्स मतलब क्या, यानी आपकी जो इंडस्ट्री है उसमें ओवरऑल फंड्स को लिमिट कर दिया, इसलिए आपको भी पैसा नहीं मिल रहा है, एंड आपका पुअर हिस्ट्री रिपेमेंट है, पुअर हिस्ट्री ऑफ रिपेमेंट, राइट, एंड बैंक्स में नॉट गिव यू लोन अहेड, यानी पहले आपने पहले का लोन ही टाइम पे नहीं पे किया तो नया आपको कौन लोन देने वाला है, बराबर है क्या, देख लो, ठीक है। फिर उसके बाद सॉफ्ट कैपिटल रैशनिंग, इंटरनल कैपिटल रैशनिंग, राइट, यानी आप क्या है, इंटरनली फंड्स को रैशन कर रहे हो, फिर कंपनी इटसेल्फ रिस्ट्रिक्ट्स द कैपिटल इंटरनली,
रीजंस फॉर सॉफ्ट कैपिटल रैशनिंग। क्या है रीजंस फॉर सॉफ्ट कैपिटल रैशनिंग? देखो जरा, डिपार्टमेंट में भी गिवन क्या है, लिमिटेड रिसोर्स टू एनकरेज इंटरनल। कंपनी के पास पैसा है, खुद रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, यानी पैसा है बट सारे पॉजिटिव एनपी प्रोजेक्ट्स पर डालेंगे नहीं। डिपार्टमेंट में भी गिवन लिमिटेड रिसोर्सेज टू एनकरेज इंटरनल कंपटीशन। रिस्क एटीट्यूड ऑफ डायरेक्टर इज दैट ऑन द लोअर रिस्क ऑप्शन। पुअर मैनेजमेंट स्किल, बराबर है, डायरेक्टर ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, राइट। और आपके पास आप क्या दो डिपार्टमेंट को थोड़ा थोड़ा फंड देते हो सो दैट दोनों के बीच में बहुत कंपटीशन हो, कम से कम खर्चे में काम करना है, बराबर है क्या। रिस्क एटीट्यूड ऑफ डायरेक्टर इज इन द लोअर रिस्क ऑप्शन। हमेशा डायरेक्टर लोअर के बारे में ही सोचता है। पुअर, आपके पास करना है सब कुछ लेकिन आपके पास मैनेजमेंट स्किल ही नहीं उतना सब करने के लिए। और अगर आप नया इक्विटी में पैसा लेंगे तो पुराने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल होगा। एंड डिजायर ऑफ गेटिंग व्हाट, मैक्सिमम रिटर्न फ्रॉम अवेलेबल कैपिटल, बराबर है क्या। देख लो, कोई टेंशन, बोलो अगर ओके होगा। ये आया हुआ क्वेश्चन है, आई कैन नॉट इवन टेल यू हाउ मेनी टाइम्स। ये बार अगर आपको एग्जाम में दिख जाए तो डोंट गेट सरप्राइज, ठीक है। फिर इसमें कैपिटल रैशनिंग में 4 तरह के क्वेश्चन है, राइट, कि ऑल प्रोजेक्ट्स आर व्हाट, डिविजिबल एंड इंडिपेंडेंट। अगर डिविजिबल एंड इंडिपेंडेंट मींस इंडिविजुअली वो रन हो सकते। मैंने यहाँ पे सारा, अगर आप देखेंगे हर टाइप का प्रोजेक्ट क्या होता है, डिविजिबल प्रोजेक्ट मतलब क्या, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट मतलब क्या। डिविजिबल प्रोजेक्ट मींस कैन बी रन व्हाट, पार्शियली और पार्टली। इंडिविजुअल मतलब फुल 100% हैज टू बी रन, नहीं तो नहीं रन कर सकते। इंडिपेंडेंट मतलब क्या, बोलो, projects which are not related to each other and can be run independently. Mutually exclusive projects, these are projects which generally have similar resources and hence cannot be run together. ठीक है क्या, देखो ओके। अब कंपनी हैज ऑप्शन ऑफ इन्वेस्टिंग इन फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स। कंपनी हैज व्हाट, $1200 million कैपिटल अवेलेबल। देख लो, प्रोजेक्ट ए बी सी डी ई एफ है, राइट। इंडिपेंडेंट भी है, यानी हर प्रोजेक्ट इंडिविजुअली रन हो सकता है और हर प्रोजेक्ट पार्ट काट पीट के भी रन हो सकता है। तो इन दिस केस व्हाट इज द मेथड दैट यू फॉलो, इसमें जो मेथड फॉलो होती है उसका पूरा मैंने क्या दिया, स्टेप्स दिया हुआ है। पहले प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करो। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज व्हाट, एनपीवी डिवाइड बाय द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। फिर उसका रैंकिंग करो परसेंटेज के हिसाब से, राइट, कि सबसे ज्यादा पीआई किधर है, वो फर्स्ट रैंक, एंड देन सेकंड रैंक टू द लोअर एंड लोअर एंड लोअर, राइट। और फिर आप एलोकेशन करते जाओ, आपके पास प्रॉफिट अपना ये है इनिशियल इन्वेस्टमेंट को एलोकेट करते जाओ, कीपिंग इन माइंड द कैपिटल कंस्टेंट। अभी इधर नीचे नोट क्या है, इफ देर इज अ टाई इन एनपीवी, इधर जब आप ये नहीं, इधर आपको ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट में टाई रहेगा तो विल चूज द प्रोजेक्ट विथ हायर एनपीवी, और अगर एनपीवी में टाई होगा तो विल चूज द प्रोजेक्ट विथ लोअर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ऐसा है, ठीक है। फिर देखो जरा, उसके बाद अगर आपके सारे प्रोजेक्ट इंडिविजिबल है प्लस इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट मतलब कौन सा भी प्रोजेक्ट कभी भी रन हो सकता है, तो आपको कोई भी पीआई वगैरह यूज नहीं कर सकते। मेक ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट्स कीपिंग इन माइंड द कैपिटल कंस्ट्रेंट, चूज द ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट्स हैविंग मैक्स एनपीवी। अभी इसमें लफड़ा हो सकता है, सुनो, इधर आपने ग्रुप बना दिए, बराबर है, ए बी सी, फिर क्या है ए सी डी बी सी डी। इसमें देखो इधर 495 आ रहा है, दूसरी जगह भी 495 आता, सुनो, ये 495 होता, और इधर 1200 का इन्वेस्टमेंट और इधर 1050 का इन्वेस्टमेंट, आप कौन सा चूज करते रहे, बोलो। इधर भी 495 होता, 490 की जगह पे, इधर इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1200 और इधर 1050, विच वुड यू चूज? दोनों का एनपीवी सेम है, 1050 वाला। 1050 लोअर इनिशियल इन्वेस्टमेंट वाला वही। सुनो, अगर क्या होता, उल्टा पूछता, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1200 और 1050 दोनों पे सेम, या दोनों 1200 होते, ये भी 1200 होता। अभी समझो, ये सुनो, ये 495 होता पहले मैंने बोला, तो आप बोले 1050, मैं बोला नहीं, अब ये 1200 होता, राइट, दोनों, और इधर 490 होता, एक जगह 490 होता और दूसरी जगह 495 होता, बराबर है। तो आप कौन सा चूज करते, 1200 करके 495 चाहिए, 1200 करके 490 चाहिए, 495 चाहिए। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट में अगर टाई है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट में टाई है तो हायर एनपीवी, एनपीवी में टाई है तो लोअर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, समझा क्या, बोलो। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, आया हुआ है, सेक्शन ए बी में भी इसके क्वेश्चन आते हैं, सी में भी आया हुआ है, आया हुआ है। वही ऑल प्रोजेक्ट्स आर व्हाट, डिविजिबल एंड सम आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब क्या, अगर आप ए रन करते तो बी नहीं रन कर सकते, बी रन करते तो ए नहीं रन कर सकते,
राइट। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, रैंकिंग करना पड़ेगा, और ध्यान में रखना पड़ेगा अलोकेशन करते टाइम अगर आप ए में, ए का रैंक हायर है तो आप ए में अलोकेशन करेंगे। यस, वो अगर टाई है तो यार ऋतिका, टाई नहीं है तो क्या होगा, जहां पे भी एनपीवी हायर है देखो क्या करेंगे, चूज द ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट हैविंग मैक्स एनपीवी। वेल मैक्स एनपीवी में टाई है तो फिर लोअर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट में टाई है तो हायर एनपीवी, बराबर है क्या। फिर ये देखो क्रॉकेट कंपनी बोल के एक क्वेश्चन है आपके इसमें सेक्शन सी, ऑल प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल, सम प्रोजेक्ट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड रिमेनिंग आर इंडिपेंडेंट, ऐसा अगर करना है, बराबर है। कैलकुलेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, रैंक द प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन पीआई, बराबर है। मैक्स एलोकेशन टू क्या है, देखो अगर मेरा डिविजिबल प्रोजेक्ट है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो पहले तो पीआई निकालूंगा, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स करूंगा, रैंकिंग करूंगा, फिर एलोकेशन में देखूंगा कि जो दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है उसमें से हाईएस्ट रैंक कौन सा है, जो हाईएस्ट रैंक होगा उसको एलोकेशन करूंगा। फिर दूसरे पे तो नहीं जा सकता क्योंकि वन प्रोजेक्ट इफ इट इज रन, सेकंड प्रोजेक्ट कैन नॉट बी रन, यानी ए और बी है इधर, जैसे मैंने इधर ए को अगर एलोकेशन कर दिया तो बी को नहीं कर सकते क्योंकि बोथ द प्रोजेक्ट्स कैन नॉट बी रन टुगेदर, बराबर है क्या, देख लो। फिर लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर आपका क्या है बोलो, तो कैलकुलेट प्रॉफिटेबिलिटी, रैंक द प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन पीआई, मैक्सिमम एलोकेशन टू हाईएस्ट रैंक प्रोजेक्ट, कीपिंग इन माइंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स आर नॉट chosen together and keeping in mind the capital constraint, right। फिर लास्ट में क्या है, all projects are indivisible, some projects are mutually exclusive, some are independent, तो make groups of projects keeping in mind capital constraint and mutually exclusive, यानी mutually exclusive projects साथ में रन नहीं हो सकते, and choose the group having maximum NPV। ओके क्या दोस्तों, देख लो, विद दिस आई थिंक आपका इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का सारा पोर्शन क्या हो जाता है। हाँ, नहीं न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आते, आ जाओ जरा, सिमुलेशन इधर है मेरे पास, हाँ आ जाओ। सिमुलेशन और कैपिटल रैशनिंग तो हो गया, सिमुलेशन क्या है सर, सेंसिटिविटी एनालिसिस में ओनली वन सिंगल वेरिएबल चेंजेस एट वन टाइम, करेक्ट, बट इन सिमुलेशन मल्टीपल वेरिएबल्स कैन चेंज एंड हैव एन इम्पैक्ट ऑन एनपीवी, बट इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट बिकॉज क्या है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है, हेंस कंप्यूटर एडेड टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग सिमुलेशन प्रॉब्लम्स, इट कंसिडर्स व्हाट डिफरेंट वेरिएबल्स चेंजिंग एंड वेरियस पॉसिबल आउटकम्स। अगर 2 मार्क का क्वेश्चन आया तो ऊपर का लिख दे तो काम हो जाता, बट 6 या 4 मार्क का क्वेश्चन आया, राइट, तो आपको स्टेप्स फॉर कैरिंग आउट सिमुलेशन भी लिखने पड़ेंगे। 4 स्टेजेस ऑफ सिमुलेशन क्या है, डिफाइन द वेरिएबल्स, राइट, डिफाइन द वेरिएबल सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, स्क्रैप वैल्यू, जो अपन एनपीवी में करते हैं, अलग अलग वेरिएबल क्या है, राइट। फिर स्पेसिफाई और डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट गिव्स यू नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो बिफोर टैक्स माइनस टैक्स वगैरह, वो रिलेशनशिप सारे डिफाइन कर दो। फिर सिमुलेट द एनवायरनमेंट की कैसे कैसे क्या है, इनपुट चेंज होने वाला, सेल्स कितना चेंज हो सकता है, वेरिएबल कॉस्ट कितना चेंज हो सकता है, ये कितना चेंज हो सकता है, वो कितना चेंज हो सकता है, सब कुछ बता दो। फिर फाइनल रिजल्ट ऑफ सिमुलेशन, आप हर एक अलग अलग चेंज को प्रोबेबिलिटी लगा दो, वेरियस पॉसिबल आउटकम्स, अटैच प्रोबेबिलिटी टू वेरियस आउटकम्स एंड गेट एन एक्सपेक्टेड वैल्यू, वो आपकी सिमुलेशन का आंसर होगा, बट वो कंप्यूटर एडेड टेक्निक के अलावा होता नहीं, उस पर कोई क्वेश्चन सॉल्विंग का आने वाला नहीं है, बराबर है क्या, सिर्फ थियरी क्वेश्चन आएगा। ओके है क्या, विद दिस जो आपका पूरा का पूरा किसका पार्ट था भाई, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल डन, एफएम फंक्शन डन, कोई टेंशन है क्या किसी को, बोलो। अभी आपका काम है इन पे थियरी क्वेश्चंस जो है पूरे के पूरे वो सॉल्व सर एक करने। डाउट था। हाँ बोलो। सर वो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं? कुछ नहीं, कैश फ्लोज को डिस्काउंट करते हैं, जो आप वहां पे पे बैक पीरियड में खाली डायरेक्ट कैश फ्लोज लेते हैं, उसका डिस्काउंटिंग करके आप उसको कैलकुलेट करते हैं, कैश फ्लोज को डिस्काउंट करेंगे और फिर उसका क्यूमुलेटिव कैश फ्लो निकालेंगे, क्यूमुलेटिव डीसीएफ। मतलब पे बैक पीरियड से बस एक स्टेप ऊपर वो करना होता है कि जैसे बाकी एनपीवी में डिस्काउंट करते हैं वो डिस्काउंट करा और क्यूमुलेटिव यस, निकाल के। यस, यानी डिस्काउंटेड कैश फ्लो का क्यूमुलेटिव निकालेंगे और इनिशियल इन्वेस्टमेंट तक लेके जाएंगे, सिंपल, ठीक है क्या। अभी कल क्या करेंगे, ये देखो ये 4 चैप्टर है, कल क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट, इंटरेस्ट रेट रिस्क, बिजनेस वैल्यूएशन, और एक थियोरी का एफएम, एफएम मैंने ये एफएम मार्केट या कुछ एक कल कल कर लेंगे। कल आपका प्रैक्टिस सेशन भी ले रहा हूँ सबके लिए ओपन, जिस जिसको आना है भाई, ठीक है, हमारे हो या हमारे नहीं हो, ठीक है, कल शाम को लूंगा प्रैक्टिस सेशन, ठीक है,
तो आप आ जाना कल। कौन सा सेक्शन बी किसका? रिस्क मैनेजमेंट। क्या है? इंटरेस्ट रेट रिस्क और फॉरेक्स रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है क्या? आज अभी और कुछ बचा नहीं। आज अभी आपका टास्क क्या होना चाहिए? मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं आज क्या करता? अब शुरू करूंगा सारे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के सेक्शन ए बी सी क्वेश्चन, सारे आज लगा लूंगा कल तक, कल सुबह तक। आज दिन में जितने हो जाएंगे, कल फिर जैसे ही क्या सुबह रिस्क मैनेजमेंट का रिवीजन हो जाएगा। बराबर है? एक बार रिस्क मैनेजमेंट का रिवीजन हो गया, ठीक, उसके बाद क्या शुरू करूंगा मैं? बोलो। रिस्क मैनेजमेंट के रिवीजन के बाद शाम को, उसके बाद ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कल कंप्लीट हो जाना चाहिए, 2 दिन में तो अभी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल हो जाना चाहिए। फिर सैटरडे संडे में रिस्क मैनेजमेंट और कॉस्ट ऑफ कैपिटल लगा लेना। मंडे को अपन कॉस्ट ऑफ कैपिटल और सारी चीजें रिवाइज कर लेंगे। मंडे को आपको पेपर कैसे टैकल करना है, आज थोड़ा पेपर का ये दे देता, आ जाओ। हाउ टू मैनेज टाइम। ठीक है, आ जाओ, सर जल्दी आ जाओ। हाँ। वो एक सेकंड, एक चीज पूछनी थी। हाँ। अभी एफएम फंक्शन कराया आपने, मार्केट और एनवायरनमेंट बच रहा है ना? हाँ। ठीक है, तो उसमें वो से एक कल, कल करा गया। ठीक कल है। एक और एक परसों, मतलब मंडे को एक। ओके। ठीक है, चलो। सबसे पहले अब एफएम, एफएम कैसे क्या करेंगे, टैकल करेंगे, उसका काम देख लेते हैं। ठीक है, यानी पेपर सेक्शन ए बी और सी कैसा टैकल करने का। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, टाइम मैनेजमेंट। चले, आप किधर तो लिख लो ये। बराबर है? 15 MCQ है, 15 MCQ, मिसलेनियस एमसीक्यू बोलते हैं इसमें। करेक्ट। I am going to divide this into 3 parts. 5 MCQs, easy. 5 MCQs क्या है? बोलो। आपके काफी क्या होंगे, मीडियम टाइप के क्वेश्चन होंगे जहां पे आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। 5 तो डायरेक्ट एमसीक्यू आते और 5 MCQ बहुत डिफिकल्ट आएंगे। आपके पास कितना टाइम है एग्जाम में? बोलो। करीबन 180 मिनट्स है। बराबर है? 2 और 3 थिंग्स, कोई भी एग्जाम में जाएगा, राइट, कोई भी एक भी एमसीक्यू नहीं छोड़ सकता। एमसीक्यू का आंसर या नहीं करना या छोड़ना अपराध है। बिकॉज क्या नेगेटिव मार्किंग है आपको एमसीक्यू में। कोई भी एक भी एमसीक्यू, सिंगल एमसीक्यू भी छोड़ने नहीं वाला। अगर आपने कोई एमसीक्यू छोड़ा तो आपका ही नुकसान है भाई। राइट? बराबर है? 180 मिनट्स है, ये 30 मार्क्स का सेक्शन है, ये 30 मार्क्स का सेक्शन है, और ये 40 मार्क का सेक्शन है। बराबर है? ओके है क्या? इसमें जो ये पहले इजी एमसीक्यू आते हैं ना, इसके लिए आपको हार्डली 1 या 1.2 मिनट्स, 60 से 70 सेकंड में इजी वाले हो जाते। बराबर है क्या? यानी ही मैं अगर बोलूं 1.2 × 5, बराबर है क्या, तो 6 से 7 मिनट में, या मैक्स में बोल देता हूं 8 मिनट में 5 MCQ होते, 8 से 10 मिनट में। 10 मिनट्स पकड़ता हूं, 2 मिनट पर एमसीक्यू। इधर आपको थोड़ा टाइम जाएगा, 3 से 3.5 मिनट जाएंगे, 3 मिनट भी पकड़ू तो 15 मिनट इस इन एमसीक्यू को लगेंगे। और इधर मैं समझता हूं कि 4 मिनट लगेंगे एक एमसीक्यू को, तो कितना टाइम हो जाएगा बोलो? 20 मिनट्स, यानी टोटल कितने हो गए? 45 मिनट्स हो गए क्या? देख लो। 45 मिनट्स के आसपास आपको क्या लगेगा सेक्शन ए के लिए लगना चाहिए। ज्यादा थोड़ा हायर एंड पे बोल रहा हूं। बराबर है क्या? 40 से 45 मिनट्स सेक्शन ए को लगेंगे, क्योंकि शुरुआत है पेपर का। बराबर है? सर पहले कौन सा सेक्शन करना चाहिए? हमेशा सेक्शन ए करो। सर इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया तो क्या करने का? बराबर है ना? आपका क्वेश्चन हो सकता है इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया है सर, तो क्या करने का? बराबर है क्या? अब आपने क्या करने का, देखो, मैं अगर हूं तो मैं वो क्वेश्चन को कोई ना कोई आंसर चूज करूंगा और फ्लैग करूंगा। क्या करूंगा? चूज करूंगा और फ्लैग करूंगा। चलो इसमें से आपने डिफिकल्ट वाले 5 फ्लैग करके रखे। फिर आप जाओगे सेक्शन बी में। सेक्शन बी में आप 15 MCQ है,
इधर आपको थोड़ा, मैं आपको इधर 50 से 55 मिनट दे रहा हूं। कितने दे रहा हूं? 50 to 55 मिनट्स, बराबर है क्या? सर 15 मिनट एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हो? क्योंकि सेक्शन बी में केस स्टडी आएंगी 3, उसमें भी 5 एमसीक्यू हर एक में आएंगे। बट उसमें भी क्या होंगे, 15 में से ना जो पहले दूसरे एमसीक्यू आपने, मालूम नहीं इफ यू हैव सॉल्व और नॉट, बट अगर आपने सॉल्व किया है तो पहला दूसरा एमसीक्यू हर एक केस स्टडी का कैलकुलेटिव पार्टी होता है, वो जनरली इजी होता है। 5 एमसीक्यू क्या होते हैं, मीडियम लेवल के होते हैं, और 5 एमसीक्यू डिफिकल्ट होते हैं। इसमें भी सेम टाइमिंग, इसमें क्या 10 से 12 मिनट इसको लगेंगी, 15 से 17 मिनट इसको लगेंगी, और 20 से 22 मिनट इसको लगेंगे। थियरी एमसीक्यू भी आते, बराबर है। सब मिला के 50 मिनट भी मैं पकड़ लू, 50 to 55 मिनट्स, तो कितना टाइम हो गया? 55 मिनट्स पकड़ लो, कितना टाइम हो गया टोटल? बोलो, टोटल कितना टाइम हो गया? 180 में से कितना यूज हो गया? कितना हो गया? बोलो बोलो भाई, कितना हो गया? 100 मिनट हो गए, बचे कितने? 80 मिनट्स। 80 मिनट्स में ये दो क्वेश्चन करना। उसमें भी आप क्या करोगे सर, इधर भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे फ्लैग करोगे, राइट? आंसर मार्क करके फ्लैग करोगे, कुछ ना कुछ गेस लगाना और उसको लॉक करना, ठीक है? फिर आप इससे इधर 20-20 मार्क के दो क्वेश्चन है, इसमें प्रैक्टिकल भी होगा, थियरी भी होगा। प्रैक्टिकल भी होगा, थियरी भी होगा। करीबन 10 मार्क से 12 मार्क, मैक्सिमम 15 मार्क का प्रैक्टिकल आता है, इधर 10 मार्क का, यानी ऑलमोस्ट 25 to 30 आउट ऑफ द 40, 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल आता है। पहले ये प्रैक्टिकल पार्ट में लिखूंगा, क्या लिखूंगा? प्रैक्टिकल पार्ट। पहले सेक्शन ए, फिर सेक्शन बी, फिर प्रैक्टिकल। फिर एक बार प्रैक्टिकल डन हो गया, प्रैक्टिकल को समझ लो आपने 50 मिनट दे दी, 25-25 मिनट दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन, 50 मिनट्स, 25 मिनट्स, 25 मिनट्स, बराबर है क्या? बचेंगे 30 मिनट्स, इसमें से आपने क्या करना, 5 to 7 मिनट्स आपको मैं देता हूं, ये जो आपने फ्लैग करके रखा है ना सारा, इसको एक बार चेक करके क्लोज कर दो। फिर लास्ट की जो 25 मिनट्स बचेगी, उसमें जो ये 15 मार्क की थियरी लिखने की ना आपको, एंड के मिनट तक, लास्ट मिनट तक 15 मार्क की जो थियरी इधर बची हुई है, वो लास्ट के 25 मिनट में एंड तक लिखते रहो। बट पहले सेक्शन ए और बी के फ्लैग्स, क्योंकि व्हेन यू आर राइटिंग सेक्शन ए एंड बी, आप आगे जाओगे, योर ब्रेन विल बी सबकॉन्शियसली थिंकिंग अबाउट दीज फ्लैग्स, कुछ ना कुछ आपको आंसर आएगा। अगर लग रहा है तो ऐसे फ्लैग्स को चेंज करो और फ्लैग्स को क्लोज करो, ठीक है? यानी फ्लैग्स हटा दो और उस आंसर को क्लोज कर दो, बराबर है? और फिर सेक्शन सी में थियोरी पे आ जाना। मैंने मेरा पेपर ऐसे ही लिखा था, आई स्कोर्ड अराउंड 74 या 76 समथिंग इन एफएम, राइट? मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, एमसीक्यूज काफी काफी रिपीट होते, बराबर है क्या? थियरी एमसीक्यूज तो अच्छे खासे रिपीट होते भाई, अब भी बोल रहा हूँ, लर्न करके जाओगे, राइट? तो शायद आपको हो सकता है 3-4 क्वेश्चन वैसे के वैसे, या वो थियरी जो पढ़ी है उसके आसपास ही क्वेश्चंस क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। मेरा एक्सपीरियंस है, आई हैव डन दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मैंने 35-36 बैचेस लिए बॉस, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या है, ये 100% रिपीट होता है दोस्त, ऐसा है, देख लो। ऐसा प्लान करना मांगता है अपने पेपर पैटर्न। सर सेक्शन सी में कौन से क्वेश्चन आते हैं? बहुत बार फुल फ्लेज एनपीवी, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल तो कंफर्म एक क्वेश्चन आता, फिर सेकंड क्वेश्चन डब्ल्यूएसीसी में से आता या कॉस्ट ऑफ कैपिटल में से आता, वो क्या है आपको पता चलेगा इन द एग्जाम, वो तुम्हारे नसीब पे डिपेंडेंट है। सर दोनों क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के कभी नहीं आते, एक सेट में एनपीवी रहता है, दूसरे सेट में कोई और रहता है, तीसरा सेट रहेगा तीसरे में भी कोई और रहता है, एक सेट में एनपीवी कंफर्म रहता, बट अब आपको कौन सा सेट आता आपको मालूम नहीं, वो तो एग्जाम में आपको क्या पता चलने वाला। अगर आपका नसीब अच्छा है तो फुल फ्लेज एनपीवी आ जाएगा, अगर आपका नसीब सो सो है, राइट? बट लीज वर्सेस बाय क्या होता है ना, बच्चे खाली फुल फ्लेज एनपीवी करके जाते हैं। एग्जामिनर लीज वर्सेस बाय का बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है, ईएससी का बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता, बट आपने अगर सॉल्व किया ही नहीं है तो फिर तो काला अक्षर भैंस बराबर, ऐसा है वो, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, बराबर है? तो ऐसा कामकाज होता है पेपर का, ठीक है?
इसमें कोई डाउट है भाई किसी को? बोल दो। और ऐसा होता है कि आपने क्वेश्चन देखो आयुषी, आपने सॉल्व किया एक आध दो पेपर किया किया, आपको लगता है ना ऐसा ही आता है? कुछ 5 इजी आते हैं, 5 मीडियम आते हैं, 5 डिफिकल्ट आते हैं। देखा है क्या आपने सब लोगों ने? यस सर। जिनके एक दो हो गए वो बताओ, है क्या कोई जिनका एक आधा हो गया है पेपर एक बार? बोलो, है क्या कोई सेकंड टाइम बैठ रहा है, लास्ट टाइम नहीं निकला, ऐसा कोई है? होगा तो उनको पता चलेगा कैसी चीजें वर्कआउट होती। बराबर है क्या? मैं अभी भी बोल रहा हूं आपको, ऐसा ही होता है दोस्त, राइट? तो ये टाइम मैनेजमेंट का भी पार्ट लिख लो। मैं तो बोलूंगा कि इधर 100 मिनट के आसपास आपने ये क्लोज करना है मांगता। अगर आपने इधर टाइम घलाया 100 मिनट से ज्यादा, तो 100% क्या होगा, इधर का पार्ट मिस हो जाएगा, 200% मिस हो जाएगा। फिर आपका सेक्शन सी के उतने मार्क कम होते जाएंगे। इधर 2 मार्क के लिए आप अगर 4 मिनट से ज्यादा 8-10 मिनट एक एमसीक्यू पे सोचते रहे तो गए, आपके आगे का पेपर छूट रहा है, यू लूज मार्क्स गोइंग अहेड। सेक्शन सी में आप आता होगा थियरी क्वेश्चन, बट आप अटेंड नहीं कर पाओगे बिकॉज आपने यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। सर मेनली पासिंग कहां से होती? मेनली पासिंग सेक्शन सी से होती दोस्तों, सेक्शन सी प्रैक्टिकल से होती दोस्तों। ऐसा है भाई, सही है क्या? देख लो, कोई टेंशन? इसमें और कुछ आपको डिटेल चाहिए क्या? रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत शांति से क्वेश्चन रीड करना। देखो अभी भी आपके पास टाइम है, आज थर्सडे है, अगले फ्राइडे को एग्जाम है, अभी भी कुछ वंडर्स हो सकते हैं और आप पास हो सकते हो। अभी तक अगर कुछ लफड़े में थे आप, अभी भी पासिंग क्राइटेरिया मीट हो सकता है, थोड़ी सी और ताकत लगा के काम हो सकता है। ये रिवीजन लेक्चर देखो, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो, ठीक है? चलो देन, वील रैप इट अप फॉर टुडे। कोई टेंशन? चलो फिर मैं, बोलो। ओके, चलो, आई विल अपलोड दिस ऑन अगेन ऑन व्हाट, यूट्यूब थोड़ी देर में, और उसकी लिंक वापस ग्रुप में आ जाएगी, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। चलो फिर, कैन आई रैप इट अप? वी विल मीट टुमारो 9:30। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बाय।